नमस्ते सभी लोगों को। इसमें अ, किस मुद्दे पे डिस्कशन करना था, कुछ ध्यान में है क्या? जो ये लाइन लिखा हुआ, गठन पूर्णता का तात्पर्य परमाणु में समाने योग्य सभी अंशों के समा जाने से है। यह घटना परमाणु के स्वभाव, गति तथा वातावरण के दबाव व देय के योगफल में होती है। प्रत्येक इकाई के लिए स्वभाव, गति, प्रतिष्ठा में ही उसके विकास की संभावना अत्यंत सन्निहित या उदित होती है। इसी क्रमिक विकास में जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति प्रकट है। जड़ प्रकृति के परमाणु में प्रस्थापन विस्थापन के साथ रूप और गुणों में परिवर्तन होता है, जिसका परिणाम परिमाणित होना पाया जाता है। तो एक तो जो ये मध्यस्थ दर्शन का एक जो एक कहे अनुसंधान कहूं मैं, अनुसंधान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये परंपरा में पहले कभी सुनने को नहीं मिलता है कि जो जीवन जिसकी बात कर रहे हैं, जो चैतन्य इकाई जिसकी बात कर रहे हैं, वो भी एक गठनपूर्ण परमाणु ही है ना। तो अब उसमें भी ये गठनपूर्ण परमाणु गठनशील परमाणु से ही संक्रमित होकर के बना है, ऐसा भी बाबा जी कह रहे हैं। तो वही जब जब तक देखेंगे कि तो गठनशील परमाणु में भी परिवर्तन हो रहा है, मतलब गठनशील परमाणु में देखेंगे तो विकास क्रम में एक परमाणु दूसरे परमाणु में कन्वर्ट हो रहा है, और ये कन्वर्जन तब तक चलता रहता है जब तक वो गठन पूर्ण नहीं हो जाता। जैसे भूखे परमाणु और अजीर्ण परमाणु दो तरीके के गठनशील परमाणु बताए गए हैं, वो भी तृप्त परमाणु मतलब गठनपूर्ण परमाणु के रेफरेंस में। तो जो भूखे परमाणु है, कहने का मतलब वो और परमाणु अंश को अपने में समाना चाहते हैं तृप्त होने के लिए, और जो अजीर्ण परमाणु है वो अपने से परमाणु अंश को निकालना चाहते हैं, वो भी तृप्त होने के लिए। तो जब भी यहाँ तृप्ति की बात हो रही है तो वो गठन पूर्ण परमाणु को ही तृप्त परमाणु कहा जा रहा है। तो इसमें जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि जैसे ही गठनशील परमाणु, चाहे वो मतलब भूखा परमाणु हो या फिर अजीर्ण परमाणु हो, उसमें जैसे ही अंशों का मतलब एक्सचेंज होता है, तो जो पहले से परमाणु था वो परमाणु ना रह के वो दूसरे प्रजाति के परमाणु में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस अर्थ में उसका रूप बदल गया, गुण बदल गया, सब कुछ बदल जाता है। ये इसी ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक गठन पूर्णता ना हो जाए। एक बार गठन पूर्णता हो गया, उसके बाद वहां पर अंशों का जो लेन देन है वो नहीं होता। वहां अब क्या होता है, तो वहां अब गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन, क्या गुणात्मक परिवर्तन? तो जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, जो आत्मा है, उन क्रियाओं की का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। अब इसके बारे में बताइए, मतलब इसमें क्या डिस्कशन करना का मुद्दा था, क्या इसमें कंफ्यूजन था? भैया इसमें ये है, वो छोटा हो गया। हाँ कि ये क्या मतलब है कि यह घटना परमाणु के स्वभाव, गति तथा वातावरण के दबाव व देय के योगफल में होती है। ये जो गठन पूर्णता है, तो ये क्या चीज है? वातावरण के दबाव व देय। देखिए, इसके रिलेटेड देखेंगे तो यहाँ पर जैसे एक ये है, मनोविज्ञान है ना। ये देखिए, यहाँ पर इसके बारे में उन्होंने लिखा है। एक मिनट, ये हैंग क्यों कर गया? इसमें इस चैप्टर में यहाँ पर काफी जो है लिखा हुआ है, और मैं इसके बारे में थोड़ा जो लिखा हुआ है, कई जगह पे लिखा हुआ है। एक जगह जो इसके इससे लिखाए हैं, क्या नाम है, अ, ये थोड़ा मुझे लगता है कि वो आगे चले गए।
ये देखेंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये सभी लोगों को दिख रहा है। हाँ जी भैया, दिख रहा है। देखिए इसमें जो लिखा हुआ है, प्रत्येक परमाणु गठन पूर्वक परमाणु है, प्रत्येक गठन में एक से अधिक अंश होते हैं, प्रत्येक परमाणु अपने गतिपथ सहित इकाई है। ऐसा गतिपथ स्वयं गठन और गति के आकार को स्पष्ट करता है। प्रत्येक परमाणु में तब तक प्रस्थापन और विस्थापन होता रहता है जब तक गठन पूर्णता ना हो जाए। क्योंकि प्रत्येक परमाणु का क्रिया के रूप में होना, प्रत्येक क्रिया में श्रम गति परिणाम अविभाज्य वर्तमान होता है। परिणाम अमृत के अर्थ में, श्रम विश्राम के अर्थ में, गति गंतव्य के अर्थ में अपने आप विकास का लक्ष्य होता है। यही लक्ष्य विकास के क्रम और विकास के रूप में स्पष्ट करता है। जैसे प्रत्येक परमाणु अपने ऋण धनात्मक स्थिति में आवेशित होना और मध्यांश में छिपी हुई ऊर्जा द्वारा उन आवेशों को सामान्य बनाना, निरंतर इस लीला को देखा गया है। भौतिक रासायनिक परमाणु अपने ऋण धनात्मक स्थिति में आवेशित होने का आशय परिवेशीय अंशों के मध्यांश से दूरी बढ़ने या घटने की स्थिति को कहा है। ऐसी दोनों ही स्थितियों में मध्यांश में छिपी हुई ऊर्जा परिवेशीय अंश को एक निश्चित दूरी पर रखती है, जिसको आवेशों का सामान्य बनाना कहा है। यह इस बात का द्योतक है कि आवेश से मुक्त स्थिति ही स्वयं स्वभाव गति के रूप में गण्य होती है। ऐसी स्वभाव गति की स्थिति में ही प्रत्येक परमाणु में विकास की संभावना निहित होती है। जो ये था उससे रिलेटेड समझ में आया कि क्या बोल रहे हैं, आवेशित स्थिति और स्वभाव गति। हाँ, इसमें ये अच्छा। बोल रहे हैं स्वभाव गति में है तो तब उसमें विकास होएगा। हाँ, इस उदाहरण से अच्छा स्वभाव गति का क्या मतलब है ये भी स्पष्ट हुआ। जो परमाणु अंश की जो अच्छी निश्चित दूरी है उससे ज्यादा या कम हो जाने को वो ऋण धन स्थिति बोल रहे हैं, उसी को ही आवेशित स्थिति बन बोल रहे हैं। और जब इस आवेश से मुक्त रहते हैं तब उसको स्वभाव गति बोल रहे हैं। इस उदाहरण से यह समझ सकते हैं कि जब किसी भी वस्तु को तात्विक परिवर्तन में निहित परमाणु अंशों की संख्या में परिवर्तन के लिए बाध्य किया जाता है, तब उस स्थिति में हमें यह देखने को मिलता है कि जिस परमाणु में प्रस्थापन होता है वह अपनी स्वभाव गति में रहता है, और जिस परमाणु से विस्थापन होता है वह आवेशित गति में रहता है। परमाणु आवेशित गति में रहने का कारण उसमें समाहित अंशों की संख्या की अजीर्णता है। अजीर्ण परमाणु ही अंशों को बहिर्गमित करके स्वभाव गति में हो जाता है। विकास का तात्पर्य अपरिणामिता की ओर से अपरिणामिता की स्थिति तक द्वैत परिणाम, शीघ्र परिणाम, दीर्घ परिणाम के पदों में परमाणुओं को देखा जाता है। तात्विक स्थिति व ज्ञान यही। इस प्रकार परमाणु में एक से अधिक परमाणु अंशों अर्थात कम से कम दो अंशों से गठित परमाणुओं का योग प्रारंभ होकर कई अंशों से गठित परमाणुओं का होना सिद्ध हो चुका है। ठीक है। और इसमें जो गठन पूर्णता के बारे में, उसके बारे में भी देख लेते हैं कि किस समय जो गठन पूर्णता होती है ना। जस्ट इधर इसमें ही आगे गठन पूर्णता की भी बात है, जो इसमें लिखा हुआ है उसी को ही पढ़ लेते हैं एक बार और फिर अपन चर्चा कर लेंगे। एक मिनट, एक कहाँ है थोड़ा सा इसको। एक मिनट, थोड़ा सा जहाँ कहीं लिखा हुआ है। ये तो इधर नहीं है। किसी को इसके बारे में ध्यान में आ रहा है कि कहाँ लिखा हुआ है? जो एक मैं पहले भी दिखाया था, गति के साथ इसको जोड़ के रुका लिखा हुआ है। क्या लिखा होगा भैया, गति के साथ? कहाँ पर? क्या लिखा होगा बोल रहे हैं, गति के साथ? हाँ हाँ,
तो पूरा ये ऊपर लिखा है। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, दिख गया, दिख गया। ये देखिए, मिल गया। देखिए इसको, कंपनात्मक गति और वर्तुलात्मक गति प्रत्येक इकाई में वर्तमान है। ये परमाणु की बात कर रहे हैं। कंपनात्मक गति और वर्तुलात्मक गति प्रत्येक इकाई में वर्तमान है। परमाणु में विकास का क्रम देखें तो पता चलता है कि जैसे जैसे परमाणु विकसित होता है वैसे वैसे उसमें कंपनात्मक गति बढ़ती जाती है। इसी के साथ उसकी स्थिरता व्याख्यायित होती है। इसी क्रम में गठन पूर्णता हो जाती है। जैसे ही गठन पूर्णता होती है वैसे ही उस परमाणु में कंपनात्मक गति वर्तुलात्मक गति की अपेक्षा अधिक हो जाती है। यही गति का इतिहास है जो स्वयं इस बात को स्पष्ट कर देता है कि जीवन की स्थिरता और उसकी निरंतरता को परिणाम का अमृत व्याख्यायित कर देता है। तो जो यहां पर बात कर रहे हैं कि जो जड़ से चैतन्य होने में गति के अर्थ में देखेंगे तो जहां पर कंपनात्मक गति बढ़ रही है उसको बोल रहे हैं कि वहां विकास हो रहा है। कंपनात्मक गति का बढ़ जाना ही विकास है। ठीक है। हाँ। अब इसमें आप लोग बताइए कि क्या इसमें है, फिर अपन लोग इस पे और ज्यादा चर्चा करेंगे। आप लोग का क्या इसमें मत है, क्या इसमें सोचना है, फिर इसके बाद और आगे हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। भैया एक सवाल पूछूं? हाँ बोलिए ना। थोड़ा इमेच्योर हो सकता है, अ, लेकिन जैसे हमने परमाणु में वर्तुलात्मक गति होती है परमाणु अंशों की, ये तो साइंस में पढ़ा है। लेकिन कंपनात्मक गति का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा नया है। और जब दो परमाणु का संयोग होता है, यानी एक परमाणु अंशों को देता है और दूसरा परमाणु अंशों को लेता है, और वो दोनों जुड़ के एक कंपाउंड बनाते हैं, ये सारी चीजें तो साइंस पढ़ने के साथ में क्लियर हो गई थी, मतलब एक चित्रण उनका बना हुआ है। लेकिन कंपनात्मक गति का अभी तक ना तो पहले एक्सप्लेन किया गया जहां तक मुझे याद है, और ना मैं इसको मतलब विजुअलाइज कर पा रही हूँ, कल्पना कर पा रही हूँ। तो क्या कंपनात्मक गति किस तरह से होती है या किस तरह से उसका प्रभाव पड़ता है, ये थोड़ा बता पाएंगी? देखिए, कंपनात्मक गति ऐसा नहीं कि साइंस नहीं बोल रहा है, साइंस जी। में भी है कंपनात्मक गति। जी। जैसे अभी जिसको कहते हैं ना वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल मोशन। आ। तो वाइब्रेशन का मतलब ही हुआ कंपन, जी। है ना। तो अब जैसे कंपनात्मक देखेंगे तो अब जैसे देखेंगे ना, पहले तीन गतियों की बात हो रही है। एक गति बोल रहे हैं स्पिन मोशन, जी। घूर्णन। वो जी। घूर्णन तो हर एक परमाणु अंश में भी है। यदि वो परमाणु अंश परमाणु में नहीं है तो भी वहां पर घूर्णन गति तो होगा। जी। ये तो मतलब इंटैक्ट हो गया। जो सबसे फंडामेंटल मोशन है वो घूर्णन गति है, चाहे जी। वो परमाणु अंश परमाणु के साथ जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, उसमें घूर्णन गति होती है। परमाणु में जुड़ने पर अब उसमें दो स्थितियां हैं। या यदि वो परमाणु अंश नाभिक में है तो उसमें सिर्फ घूर्णन गति है। और यदि वो चक्कर काट रहा है, मतलब वो क्या कहते हैं किसी ऑर्बिट में है, किसी ऑर्बिट। में है, तो वहां पर घूर्णन के साथ साथ वो वर्तुल गति भी करने लगता है। हम्म। अब ऐसे वर्तुल गति करने के साथ साथ अब ये भी है कि वो, हम लोग जैसा सोचते हैं कि वो एक सर्किल में घूम रहा है, ऐसा नहीं। उस जिस सर्किल में घूम रहा है उस सर्किल का प्लेन भी चेंज होता रहता है। हम्म। जिस सर्किल में घूम रहा है उस सर्किल का प्लेन भी शिफ्ट होता रहता है। उस सर्किल का डायमीटर भी कम ज्यादा होता रहता है। अभी बात हुई थी ना, वो जो है हम्म। आवेशित स्थिति की बात हो रही थी, जी। जहां पर जो अपने स्वभाव स्थिति है उससे कम ज्यादा होता रहता है। और इस, यानी हाँ, एक इसके साथ, परमाणु हाँ,
बोलिए। एक परमाणु का विस्तार, मतलब ऑर्बिट्स के रूप में एक परमाणु का विस्तार भी हो सकता है और वो सिकुड़ भी सकता है। बिल्कुल, जी। है ना। और हम्म। उसके साथ साथ अब एज परमाणु एज ए होल देखेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि परमाणु एज ए होल मतलब वो है, मतलब रेस्ट में है। हम्म। आप किसी चीज को हीट करते हैं, जैसे मान ले लोहे को गर्म करते हैं, हम्म। तो जो आप गर्मी बोल रहे हैं कि वो गर्म हो गया, गर्म होने से उसके अंदर हुआ क्या। सिंपल सा हम्म। लैंग्वेज में समझते हैं कि लोहा का टेम्परेचर को बढ़ा दिया। जैसे मान लीजिए अभी 25 था, 25 से 50 किया, फिर 100 किया, तो उस लोहे के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ जिससे वो गर्म हो गया। हम्म। क्या स्ट्रक्चर में कोई चेंज हुआ? हम्म। नहीं हुआ। नहीं। तो लोहे के जो परमाणु हैं जो अपनी जगह पर जिस एक वाइब्रेशन कर रहे थे, वाइब्रेशनल मोशन में थे, हम्म। वो वाइब्रेशनल मोशन जो है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, अच्छा। कंपन बढ़ गया। गर्म होने का मतलब वहां वाइब्रेशनल मोशन बढ़ जाना है, ठंडा होने का मतलब वहां वाइब्रेशनल मोशन कम हो जाना है। तो जब जब आप उसको छूते हैं तो गर्म इसलिए लगता है कि वहां पर वाइब्रेशनल मोशन ज्यादा है और आपके हाथ के जो परमाणु है उनका वाइब्रेशनल मोशन कम है। तो वहां के परमाणु जब आपके हाथ के परमाणु से टकराते हैं तो उनका जो वाइब्रेशनल मोशन है वो आपको आपके हाथ के परमाणु को ट्रांसफर होता है। तो आपके हाथ के परमाणु का भी वाइब्रेशनल मोशन बढ़ जाता है। वाइब्रेशनल मोशन बढ़ जाने को ही ताप कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया। क्या बात है, बहुत टेम्परेचर बढ़िया। टेम्परेचर एटॉमिक लेवल पर देखेंगे तो यही है। हम्म। तो कंपनात्मक गति तो है ही, जिसको बहुत संकोचन प्रसारण कह सकते हैं। बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू। ठीक है। हाँ, थैंक यू, समझ आ गया। और बताइए। और इस पे भैया जो हाँ भैया। ब्राउनियन मूवमेंट है, हाँ, ब्राउनियन मूवमेंट जो कहते हैं वो भी तो वाइब्रेशन ही है ना, एक टाइप का। नहीं, ब्राउनियन मोशन वाइब्रेशन नहीं, ब्राउनियन मोशन ट्रांसलेशन मोशन है। ब्राउनियन मोशन ट्रांसलेशन मोशन है, रैंडम मोशन। अच्छा। है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, जैसे एक लोहे के अंदर इलेक्ट्रॉन को बता रहे हैं, तो वो बहुत तेजी से ना वो मूव कर रहा है, वो जाता है, उससे टकराता है, फिर दूसरी जगह टकराता है, तीसरी जगह टकराता है, ऐसा हमेशा वो टकराता रहता है। तो ब्राउनियन मोशन अलग हो गया, वो ट्रांसलेशन मोशन के कारण है। ब्राउनियन मोशन की बात होगी किसके साथ, जब हम जैसे अभी साइंस में जिसमें कहते हैं, तो जो लोहा कह रहे हैं तो लोहा में आयरन जिसको कह रहे हैं, जो आयरन है उसके एटम्स जो कह रहे हैं, जो आयंस है, मतलब क्या हो रहा है कि अभी जो साइंस के हिसाब से देखेंगे तो जितने भी आयरन के एटम है उन सब में से एक या दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। अब देखेंगे लोहे के अंदर के स्ट्रक्चर को, तो जो जो रिमेनिंग वाला पार्ट, जो इलेक्ट्रॉन निकल गया, उस बाकी बचे पार्ट को आयन बोलते हैं। अब वो आयन जो होते हैं वो बल्की होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, तो वो अपनी जगह पर क्या होते हैं, वो वहां अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, वहीं पर वो वाइब्रेशन करते रहते हैं, वहां पर वो वाइब्रेशन करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, तो वो उनके बीच के जो गैप्स होते हैं उनके बीच में से वो मूव करता रहता है, टकराता रहता है। तो जब हम ब्राउनियन मोशन की बात कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन के ब्राउनियन मोशन की बात कर रहे हैं। जब हम वाइब्रेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो जो आयंस है, जो एटम है, उनके वाइब्रेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एटम्स के वाइब्रेशनल मोशन भी बढ़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का ब्राउनियन मोशन भी बढ़ जाता है। ब्राउनियन मोशन का मतलब रैंडम मोशन, ये दोनों ही बढ़ जाते हैं। जी भैया।
ठीक है। हाँ भैया। और बताइए, इससे रिलेटेड और भी कुछ है? एक और जो हाँ भैया। अभी हाँ, हाँ बोलिए बोलिए भैया, बोलिए भैया। बोलिए। हाँ, इसमें वो जो लास्ट पैराग्राफ कौन सा था, मानवीयता। अच्छा, हम्म, हाँ भैया मैं देख रहा हूँ इसका यस। नेक्स्ट पेज है। ये नहीं भैया, चैतन्य प्रकृति, हाँ इसके बाद वाला पेज। हाँ, अच्छा, इसमें अब कोई मैं इसमें शेयर कुछ तो नहीं है करूँ भैया? डिस्कशन के लिए? मैं शेयर करूँ भैया? नहीं, इसके बाद वाला मैं ओपन करता हूँ ना, आपने नहीं यदि इसमें भेजा है। नहीं है इस भैया, समय ये इसमें नहीं है। वातावरण के दबाव व देह के योगफल में होती है, इसको एक्सप्लेन करेंगे या ये मान लिया जाए कि ऐसा उसकी वजह से होता है? देखिए, एक तो बाबा जी ने भी कहा है, ऑडियो में भी कहा है कि जब भी जैसे कोई धरती विकास क्रम में है ना, जैसे अभी सूरज है, क्या वहां पर गठनपूर्ण परमाणु मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहां पर अभी गठनशील परमाणु ही डेवलप नहीं हुए हैं। मतलब डेवलप होने का मतलब वहां पर देखेंगे तो अभी क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन है, वो फ्यूजन करके हीलियम बना रहे हैं, उसी से ही इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मोटा मोटी वहां पर अभी हाइड्रोजन और हीलियम ही है। लेकिन अभी से यदि हम मतलब उसको बस टाइम फ्रेम में लाखों करोड़ों साल बाद देखेंगे, तो वहां पर बहुत तरीके के परमाणु की प्रजातियां आ जाएंगी। इतने तरीके के परमाणु की प्रजातियां आ जाएंगी कि अब वहां पर जो वो कह रहे हैं उससे ज्यादा अब अनुरचना और इस तरीके की चीजें वहां होने लगेंगी। ये अनुरचना होते हुए बहुत तरीके की रचनाएं होने के बाद मतलब पदार्थ अवस्था से वो संपन्न हो जाएगा। जैसे पदार्थ अवस्था से संपन्न होने का मतलब अब देखेंगे, जैसे अब दूसरे प्लैनेट्स है जिसको अपन कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए मून कह लें या फिर मार्स कह लें, ऐसे जो प्लैनेट्स हैं वहां पर देखेंगे तो और भी चीजें दिखती हैं, ठोस रूप में वहां कुछ दिखता है। वो भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। वो पदार्थ अवस्था से डेवलप हो जाने के बाद वहां पर पहला जो रसायन बनता है वो है H2O, वाटर। वो वाटर बनने के बाद उसमें फिर बाकी और भी यौगिक के जो मिश्रण से बहुत सारे रस रसायन बनते हैं। उस रस रसायन बनने से वहां पर प्राण अवस्था का स्टार्ट होता है। प्राण अवस्था वहां पर स्टार्ट होती है। प्राण अवस्था से फिर उसमें जो क्या कहें जीव अवस्था के लिए ट्रांसफर होता है। तो पहले स्वेदज, फिर उसके बाद अंडज, फिर पिंडज संसार होता हुआ डेवलप होता है। तो अब ये जो एक क्रम हो रहा है, देखिए गठनपूर्ण परमाणु उस धरती पे तभी आएगा जब उसको चलाने के लिए शरीर भी तो हो जाए। तो जैसे वहां पर ये डेवलपमेंट होता है उसके साथ साथ वहां पर अब गठनपूर्ण परमाणु का भी तैयारी होती है संक्रमण की। तो वो जो उसके लिए किस तरीके का वातावरण चाहिए, किसी एक खास तरीके के वातावरण में ही वो गठन पूर्ण होता है। अब ऐसा क्या वातावरण होता है इसके बारे में बाबा जी ने भी कहीं पर ऐसा लिखा नहीं कि किस तरीके के कंडीशन में क्या मतलब कंडीशन होता है, क्या टेम्परेचर, क्या सराउंडिंग्स होते हैं, है ना, जिसमें गठनशील परमाणु गठन पूर्ण होता है। वो वातावरण क्या होता है इसके बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं है। वो स्वयं स्फुट विधि से होता है, ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है। ठीक है भैया। है ना? तो बाबा जी ही कहीं नहीं लिख रहे हैं कि वो कौन सा वातावरण है या किसमें है। वो बोले कि नियति सहज विधि से तय होता है। मानव उस घटना को नहीं घटा मतलब घटित करा सकता कि मानव जो है प्रयोगशाला में ऐसा कोई वातावरण बना दे जहां पर वो गठनशील परमाणु को गठनपूर्ण बना दे। वो स्वयं स्फूर्त विधि से उस धरती के जो भी है आवश्यकता अनुसार उतने परमाणु गठनपूर्ण बनते हैं। इसके बारे में भी कहीं भैया पर इसमें यहाँ इसके बारे में भी कहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि विकास के क्रम में एक ऐसी स्थिति आती है
जहां पर वो अपने आप को समा लेता है, जितना मतलब उसको समाना होता है उसमें समा लेता है, ऐसा इसमें कहीं पर लिखा हुआ है। इसको देखेंगे तो हाँ, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है ना, परमाणु के विकास के क्रम में एक ऐसी अवधि आती है जिसमें उस परमाणु के गठन के लिए जितने अंशों की आवश्यकता रहती है वे सभी समा जाते हैं, उसी समय वह गठन पूर्ण हो जाता है। अब वो कौन सी अवधि होती है, कैसा वातावरण होता है, इसके बारे में कहीं बहुत डिटेल में लिखा हुआ नहीं मिलता है। ठीक है, तभी तो अपन इतना ही बात कर सकते हैं जितना इसमें लिखा हुआ है। वो वातावरण क्या है, कैसा होता है, इसके बारे में तो अभी कुछ कहीं लिखा हुआ है नहीं। ठीक है, हाँ आप कुछ कह रही थी दीदी? हाँ, मैं ये कह रही थी कि इसमें लिखा है आगे लाइन, प्रत्येक इकाई के लिए स्वभाव गति प्रतिष्ठा में ही उसके विकास की संभावना अत्यंत सन्निहित व उदित होते हैं। तो ये स्वभाव गति प्रतिष्ठा अभी आपने बताया, एक तो आवेशित स्थिति होती है और एक स्वभाव गति होती है। तो आवेशित कब है और स्वभाव गति कब है उसकी, अपन ये गठनशील परमाणु की? वही देखिए, आवेशित स्थिति का मतलब क्या कह रहे हैं कि जैसे जो एक अच्छी निश्चित दूरी है परमाणु अंश की, जो जो चक्कर काट रहे हैं, तो उन परमाणु अंश की कोई एक अच्छी निश्चित दूरी है, उस अच्छी निश्चित दूरी से कम या ज्यादा हो जाने को आवेशित स्थिति बोल रहे हैं, और उस अच्छी निश्चित दूरी में रहने को स्वभाव गति कर रहे हैं। ये हो सकता है बाहरी जो दबाव है उसके प्रभाव में हो सकता है कि जैसे दूसरे परमाणु और आ गए तो दूसरे परमाणु का भी आकर्षण विकर्षण बल लगता है, तो उसके प्रभाव में हो सकता है कि जो इस परमाणु के जो परिवेशीय अंश हैं उनकी दूरी कम और ज्यादा हो जाए। ठीक है, और वो स्वभाव गति होता है तो उसके बाद में स्वभाव गति उसकी बनी रहती है, या ये ट्रांजिटरी फेज है कि कभी आवेशित कभी स्वभाव गति, ऐसा कुछ? यदि एक परमाणु सिर्फ अपने आप में आइसोलेटेड है, मतलब उसके सराउंडिंग का कोई और प्रभाव नहीं है, तब तो वो स्वभाव गति में ही रहेगा। अच्छा। बाहरी वातावरण के प्रभाव से ही वो आवेशित होता है। हमारी सी स्थिति है। हाँ, वातावरण से कोई मुक्त है नहीं ना। सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप परमाणु को वातावरण से अलग कैसे करेंगे? वातावरण तो हो गई, लेकिन यदि वातावरण से अलग कर दे तो जिस तरीके की गति उसमें दिख रही है वो गति बनी रहेगी। अभी भी साइंस भी ये बोलता है उस गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो बाहरी दबाव से ही होता है। ये एक सुंदर चीज है कि वो, अब इसी को तो यहीं से तो साम्य ऊर्जा समझ में आता है कि एक परमाणु को हम यदि कल्पना करें कि आइसोलेट करके हम देखें तो उसमें जो वो गति दिख रही है वो गति निरंतर दिखती रहेगी, कभी कम नहीं होगी। तो ये निरंतर गति बने रहने का आधार क्या है? तो ये व्यापक ही है, साम्य ऊर्जा के कारण ही है ये गति। साम्य ऊर्जा और उसके साथ साथ जो भी कहे सापेक्ष ऊर्जा, जब परमाणु अंश आपस में आए। बढ़िया। और कुछ है इस मुद्दे पे डिस्कशन करना या फिर दूसरे मुद्दे पे आए? ठीक है भैया। हाँ, और किन्हीं को कुछ और भी बताना हो, कुछ और इस मुद्दे में? भैया अभी आपने कहा कि वो परमाणु में गति कायम रहती है, फिर ये जो हाफ लाइफ पीरियड है वो क्या है? क्योंकि फिर वो तो खत्म भी तो होता है। नहीं, हाफ लाइफ पीरियड जो कह रहे हैं ना, तो जो अनस्टेबल परमाणु है ना, दो अभी जिसको बात कर रहे हैं ना, अभी जिसको अपन कह रहे हैं कि जितने गठनशील परमाणु हैं उसमें बहुत सारे अजीर्ण परमाणु। तो जैसे मान लीजिए यूरेनियम अजीर्ण परमाणु, वो अपने में से कुछ अंश को बाहर निकालना चाहता है, तो वो परमाणु अंश उससे बाहर निकलते रहते हैं। तो जैसे आपने कुछ 1000 यूरेनियम के परमाणु रखे, वो कुछ दिनों के बाद 500 हो जाएंगे, मतलब वो यूरेनियम परमाणु जो है दूसरे तरीके के परमाणु में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूरेनियम परमाणु जो है वो 1000 से 500 जितने दिन में हो जाते हैं उसको अपन बोल रहे हैं हाफ लाइफ। तो जैसे अभी आप कहें कि जैसे अभी जो भी कहें कि मतलब ऐसे बहुत सारे परमाणु हैं जो स्टेबल नहीं है,
कुछ हैं तो बहुत स्टेबल है, जैसे कुछ की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है और कुछ की हाफ लाइफ बहुत कम है। तो जितने जो फ्यूजन वाले हुए हैं, जो भी एटम बम ये सब बने हैं, उसमें इसको ही तो यूज किया गया है, जो इजली जो है अपने आप से परमाणु को निकालना चाहते हैं, उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, उसको लोगों ने समझा है। ठीक है। हाफ लाइफ का क्या मतलब है? हाफ लाइफ का अभी भी बोल रहे हैं, जो अजीर्ण परमाणु, बाबा जी बोल रहे हैं अजीर्ण परमाणु भूखे परमाणु हैं, तो वो मतलब जब तक तृप्त नहीं होंगे तब तक तो है, उसमें परिवर्तन होगा ही, अंशों का लेन देन होगा ही होगा। लेकिन अंशों का लेन देन होने के लिए परस्परता चाहिए ना। मतलब एक परमाणु अंश देना चाह रहा है तो सामने वाला एक हो जो उसको लेना भी चाह रहा हो। जैसे सिंपल सी बात करें, अभी परमाणु अंश में जो आवेश है उसको मनुष्य में आवेश से यदि हम कोरिलेट करें, आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, कोई आदमी ही नहीं है, आप अपना गुस्सा निकालेंगे कैसे? आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा निकालने का क्या उपाय है? कोई आदमी तो होना चाहिए ना। आप अपने आप में गुस्सा निकाल पाते हैं क्या? क्रोध भी एक आवेश है, अपने आप में गुस्सा आप निकाल पाते हैं? सोच के देखिए। या किसी व्यक्ति की जरूरत होती है, हो सकता है कि जिस पे गुस्सा हो उस पे आप ना निकाले, लेकिन किसी और दूसरे पे निकाल दे। लेकिन किसी दूसरे पे ही निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? तो आवेश निकालने के लिए हम यदि इसमें देखें, जीवन परमाणु में भी देखें, जीवन में भी देखें, वहां भी आवेश के लिए हमको दूसरे के जरूरत है, तभी हमारा आवेश निकलता है। अभी इसको परमाणु के गठनशील परमाणु को छोड़ के अपन जीवन के अर्थ में देखें ना, क्या हमारा आवेश हम खुद से निकाल पाते हैं? क्रोध का आवेश को ही कहें, या हमको किसी व्यक्ति पे निकालते हैं तभी हमारा वो आवेश शांत होता है? क्योंकि हमारे आवेश को जब निकाले तो कोई दूसरा हो जो उस आवेश को पचा पाए। तो इसी तरीके से वहां भी गठनशील परमाणु में एक आवेश है, तो सामने वाला भी तो कोई एक आवेश चाहिए, कोई दूसरा परमाणु चाहिए। वही तो यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ था अभी, जिसको मैं पढ़ा था, ये यहाँ पर अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, यहाँ पर एक परमाणु अंश से दूसरे परमाणु अंश में, कहाँ भी पढ़ा था हम लोगों ने? अभी कुछ पढ़ा था ना कि हाँ, ये यहाँ पर ना, ये देखिए यहाँ पर, ये जिस परमाणु में प्रस्थापन होता है वह अपनी स्वभाव गति में रहता है, और जिस परमाणु से विस्थापन होता है वह आवेशित गति में रहता है। जिस परमाणु में प्रस्थापन होता है वह अपनी स्वभाव गति में रहता है, और जिस परमाणु से विस्थापन होता है वह आवेशित गति में रहता है। इंटरेस्टिंग है ना। आप अपना घर में भी देखेंगे, गुस्सा उस पर निकालते हैं जो गुस्से में नहीं है। आपको गुस्सा आया, सामने वाला दिख रहा है कि वो भी गुस्से में, आप उस पर अपना गुस्सा निकाल पाते हैं क्या? प्रैक्टिकल देखते हैं ना, इस पे करते हैं। आपको गुस्सा आया हुआ है और सामने वाला कोई है वो भी गुस्सा आया हुआ है, आप अपना गुस्सा उस पर निकाल पाते हैं? या आप ऐसे को ढूंढते हैं जो गुस्सा हुआ नहीं है, जो स्वभाव गति में, क्योंकि आपको पता है कि मैं उसी को ट्रांसफर कर सकता हूं अपना आवेश। मानव के संबंध में पहले इसको समझ लेते हैं। बताइए आप लोग, इस एग्जाम्पल से, क्रोध आवेश से समझते हैं। सभी लोग सोच के बताइए क्या लगता है इसमें। यहाँ पे भैया थोड़ा सा इसको अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि मानव में जब आवेश को पचाने की बात होती है तो वो राक्षस मानव पशु मानव वाला कॉम्बिनेशन टाइप बनता है। एक शोषित करता है और दूसरा शोषित होता है। तो आवेश का जब भी ये पचाना होता है तो वो स्वभाव गति दोनों की ही नहीं रहती है। देखिए वही नहीं, अभी तो इसे प्रैक्टिकली देखें, जैसे स्वभाव गति तो है ही नहीं, लेकिन आवेश का कम ज्यादा। अभी भी हम जैसा गुस्सा निकालते हैं, हमको जैसे किसी पर, किसी से बातचीत हुई, हमको क्रोध आ गया,
हम जा करके किसी दूसरे व्यक्ति पर गुस्सा निकालते हैं। अब वो गुस्सा जैसे ही निकालते हैं, हमारा आवेश उसमें ट्रांसफर हो जाता है, हमारा आवेश उसमें ट्रांसफर होता है, लेकिन वो आवेश जो है अब वो उसमें चला गया, अब वो किसी तीसरे में जाके निकालता है। ऐसा प्रोसेस दिखता है कि नहीं दिखता है? ऑफिसों में जाएंगे, आपको आपके सीनियर ने डांटा, क्या हुआ? अब आप आ गए गुस्से में, अब आप जाके अपने जूनियर को डांटते हैं। तो यहां भी आवेश तो है ही। आवेश का मतलब जैसे हर आदमी हमेशा ही आवेशित क्रोधित स्थिति में नहीं रहता है। क्या क्रोध की स्थिति हमेशा ही बनी रहती है क्या? जब मैं आवेश की बात कर रहा हूं तो जैसे इस तरीके के आवेश की बात, जैसे क्रोध आवेश की बात कर रहे हैं, तो क्या हर आदमी हमेशा ही क्रोध आवेश में रहता है क्या? हर आवेश भैया सामान्य होने की ओर दौड़ता है, ये बहुत क्लियर है कि हर आवेश सामान्य की ओर जाएगा ही जाएगा। तो उसका प्रभाव क्षेत्र जहां जहां तक रहेगा वहां वहां तक वो सामान्य होने के लिए चारों ओर जाएगा। हाँ हाँ, भैया, वही तो मैं यहाँ भी तक कह रहा ठीक है हूँ कि भैया, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना? देखिए तो वो जब आवेश, सामान्य होने की ओर जब जाता है तो सामान्य जो जो चैतन्य इकाई का जो आवेश है, चैतन्य इकाई का एक दूसरे के इकाई के बीच में हस्तक्षेप तो होता नहीं है। अगर अपन उस चीज को समझें कि भाई वो जो जिसको अपन बोलते हैं ना प्रस्तापन विस्थापन तो होता नहीं है उसमें, उसमें गुणात्मक परिमार्जन होगा। इसको बहुत अच्छे से सुस्पष्टता से अपने को समझना है कि जो गुणात्मक परिमार्जन होने के दिशा में जो भी होता है, अगर अपन शोषित होते हैं तो अपने में ताप बढ़ता है, अपन शोषण करते हैं तो अपने में पाप बढ़ता है। तो ये ताप पाप का जो कॉम्बिनेशन है वो चलता रहता है धरती में। जैसे जैसे ताप और पाप और श्राप मतलब पूरा इकट्ठा हो गया तो वो श्राप हो गया। ये जितना जितना बढ़ा हुआ है उसको पूरा समग्रता में अपने को कम करने के लिए अपने को विचार अपने ठीक करने पड़ेंगे। विचार में परिमार्जन करने का काम अपने लिए आता है। तो इसको मतलब आप जो एग्जाम्पल दे रहे हो वो बहुत सही है, उसको अपन बस उस कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करें। उसको फैला देंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे अपन सिर्फ ये आवेश स्वभाव गति वाले को आवेश कैसे ट्रांसफर होता है, वो गठनशील परमाणु में कैसे ट्रांसफर होता है, उसको समझने के लिए एनालॉजी के हिसाब से इसको यहाँ देखेंगे तब तक तो ठीक है। इसको अपन और कहीं अगर जोड़ लेंगे तो फिर वो थोड़ा सा फिर अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा मेरा थोड़ा सुझाव था कि अपन इसको ध्यान रख के करें कि वो दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। देखिए वही मतलब ये महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना पड़ेगा कि अस्तित्व में हर इकाई वातावरण के दबाव से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील है। वातावरण का जो दबाव है वही आवेश के रूप में उस इकाई में प्रकट होता है। तो जो वातावरण का दबाव है उसका पहला, वातावरण के दबाव से पहला मुक्ति जो है वो गठनशीलता से गठन पूर्णता होने से है। ये पहला है आवेश मुक्ति। तो ये कौन से इसमें आवेश मुक्ति है? इसमें जहां पर वो इसमें अंशों ना का भैया आदान प्रदान, एक, एक मिनट भैया, अंशों का आदान हाँ, प्रदान से उससे मुक्ति मिलती है। लेकिन अभी वो होने के बाद अब वो चैतन्य हो गया तो वो उस तरीके के दबाव, वातावरण के दबाव से मुक्त हो गया है। लेकिन अब चैतन्य में होने का एक दूसरे तरीके का जो दबाव उस पर पड़ रहा है उससे मुक्त होने के लिए भी उस पर अब प्रयत्नशील है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक वो वातावरण के दबाव से पूर्णता मुक्त नहीं हो जाता है। पूर्ण मुक्ति वातावरण के दबाव से वो जो बोल रहे हैं आचरण पूर्णता में ही है। तो ये इंटरेस्टिंग है पूरा, मतलब नेचर का देखेंगे बनावट तो वो आवेश मुक्ति के लिए ही हर एक इकाई प्रयत्नशील है, चाहे गठनशील हो या गठनपूर्ण। आवेश का स्वरूप अलग अलग है। गठनशील परमाणु में आवेश का स्वरूप अलग है, आवेश का स्वरूप वहां पे अंशों के लेन देन से है। और यहां पर आवेश देखेंगे तो जिसको पहचाना है ये सडावेश के रूप, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो यहां पर भी ये देखेंगे तो ये सडावेश मुक्ति के लिए ही प्रयत्नशील है ना भैया? इस अर्थ में बात हो रही है। तो हर इकाई स्वभाव गति में स्थापित होने के लिए श्रमशील है, श्रम कर ही रहा है, चाहे गठनशील हो या गठनपूर्ण।
बस भैया अपने को इधर आपकी बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हर गठनशील परमाणु गठन पूर्ण होने वाला नहीं है। ये बस ये मैसेज नहीं चला जाए अपन जब इसको ऐसे देखते हैं कि गठनशील परमाणु में परिणाम होता रहता है, श्रम गति परिणाम में उसमें शोभ नहीं है। गठनशील परमाणु जितने भी आवश्यक मात्रा में है उतने होने से उस गठन पूर्ण परमाणु का जो भी ये जो ट्रांसफर गठनशील से गठन पूर्ण होने वाला जो है वो हर गठनशील परमाणु गठन पूर्ण होने के लिए प्रयासरत है। अगर ऐसा मैसेज चले जाता है तो फिर थोड़ा सा मेरे को लगता है कंफ्यूजन होगा। गठनशील परमाणु गठन पूर्ण परमाणु अपनी अपनी रिक्वायर्ड मात्रा में है, अस्तित्व में जितने जैसे होने चाहिए वैसे है। गठनशील परमाणु में श्रम गति परिणाम की जो प्रक्रिया है वो अलग तरह से चलती है। उस नियम को अपन समझ जाते हैं, उस नियम को समझ के अपन पदार्थ अवस्था से उपयोगी चीजें, बहुत सारी चीजें मानव जाति ने बना ली पदार्थ अवस्था को समझ समझ के। तो ये जो एक श्रम गति परिणाम का नियम जड़ इकाइयों में गठनशील में जैसे होता है उसको समझ जाते हैं तो फिर सेल थियरी भी समझ में आ जाती है। फिर डीएनए में वो किस तरह से अपने आप चीजें जो ट्रांसफर हो जाती है, जैसे किसी भी कबूतर के बच्चे को कबूतर के जरूरत वाला घोंसला बनाने का उसके डीएनए में वो नॉलेज ट्रांसफर भी होता रहता है। वो सब चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाने से फिर वो बहुत क्लियर हो जाता है। अपन अगर इसको सिर्फ ऐसा समझ लेंगे कि हर गठनशील गठन पूर्ण होने के प्रोसेस में है तो थोड़ा अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है नहीं भैया। नहीं अब भैया, आप आप इसमें और उसको ऐड कर गलत सकते तरीके हैं। से ले रहे हैं। हाँ हर ठीक बात, परमाणु अगर मैं गठनशील, गलत ले रहा अभी हूँ तो ठीक बात बात, हो रही सही। है ना, हाँ एक एक हाँ मिनट। सही। देखिए, हाँ जी। अस्तित्व में कहीं पर भी हो रहा है तो विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति, ये हो रहा है। तो जब हम विकास क्रम और विकास बोल रहे हैं, विकास का मतलब ही है गठनशील से गठनपूर्ण होना। विकास परमाणु में होता है, परमाणु में विकास होने का मतलब हुआ वो गठनशील से गठनपूर्ण हो जाएगा। अब हर परमाणु की बात कर रहे हैं, ये तो ना तो बाबा जी कह रहे हैं ना मैं बोल रहा हूं, है ना। ये क्योंकि देखिए यहाँ इन्फिनिटी समझना है तो यहीं पर समझ में आता है। अपनी कल्पनाशीलता को यदि हम दोहराएं तो इन्फिनिटी और नित्य वर्तमानता यहीं से समझ में आता है। तो जैसे हर देखेंगे ना तो जो कह रहे हैं कि ना विकास क्रम विकास, हर प्रकृति में हर इकाई कहीं पर भी देखेंगे यदि वो विकास क्रम में है तो उसकी दिशा विकास की ओर है। यदि वो विकास हो गया है तो वो जागृति क्रम में है। तो जागृति क्रम है तो वो किसके लिए? जागृति के लिए। जागृति हो गया तो उसकी नियंत्रणता है, यही कार्य है। अब देखेंगे तो ये जो विकास क्रम कहने का मतलब ये कि हर परमाणु विकास क्रम में है, हर परमाणु विकास क्रम में। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हर परमाणु विकास क्रम में तो हर परमाणु ही विकसित हो जाएगा। यदि होना होता तो वो अभी तक हो चुका होता। अभी जो नित्य वर्तमान है, इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट को माइनस करेंगे तो भी इन्फिनिटी ही बचता है। ये यहीं से तो समझ में आता नहीं। हर परमाणु विकास क्रम में, जब हम इसको बोल रहे हैं कि हर परमाणु विकास क्रम में है, इसका मतलब वो किस दिशा के लिए? वो विकास के लिए ही है। वरना उसमें जो है कैसे बोले कि कुछ परमाणु विकास क्रम में है, कुछ परमाणु विकास क्रम में नहीं है, ऐसा कैसा कहना बोलेगा? मेरे को तो भैया अभी तक यही इतना ही समझ में आया है कि जो बाबा जी बोल रहे हैं कि विकास क्रम है, हर परमाणु विकास क्रम में, हर गठनशील परमाणु विकास क्रम में है। तो जब हम उसको विकास क्रम कर रहे हैं तो वही है। विकास ठीक है। आप मतलब विकास क्रम विकास को परमाणु लेवल पे मैं उसको नहीं जोड़ना उचित। मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ कि विकास क्रम है और जागृति क्रम है। ये क्रम हर परमाणु में है विकास क्रम, ऐसा मेरे को नहीं लगा जितना मैं पढ़ पाया। हर परमाणु में विकास क्रम है ऐसा मेरे को नहीं समझ में आया। हर परमाणु में श्रम गति परिणाम अपने हिसाब से होता है, वो समझ में आता है। हर परमाणु विकास क्रम में है ऐसा मेरे को कहीं पे भी नहीं दिखा भैया। विकास क्रम विकास है, जागृति क्रम जागृति है, वही और वही जब विकास हम विकास, परमाणु में होता है। जो भी अच्छा चीज पढ़ना है अपने को परमाणु में समझ में आ जाएगा। परमाणु गठन पूर्ण और गठनशील दोनों परमाणु अपन समझ लेंगे तो पूरा सह अस्तित्व अपने समझ में आ जाएगा व्यापक के साथ जोड़ के।
ऐसा मैं उसको ऐसे प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ भैया। आप सही बोल रहे हो, अपन चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं भैया, कोई इशू नहीं। ऐसे अ, बाकी लोग बताइए। हाँ भैया। हाँ, मैं इस चीज को अगर उदाहरण के स्वरूप में रखूं तो मुझे बताइएगा कि क्या मैं दोनों की बात को समझ पाई। अ, जैसे जितने भी परमाणु हैं 108 प्रकार के, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, फास्फोरस, जितने भी परमाणु हैं उनकी विकास क्रम में अपनी एक भागीदारी है, जिसको कि पदार्थ अवस्था की भागीदारी के रूप में हम देख पाते हैं कि उनकी कहीं ना कहीं विकास क्रम में होने के कारण, विकास क्रम में उनकी स्वभाव गति होने के कारण जो प्राण अवस्था प्रकट हुई। तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन परमाणु या ऑक्सीजन परमाणु या आयरन का परमाणु चैतन्य परमाणु में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इनकी अपनी स्वभाव गति के कारण या आवेशित गति के कारण जो विकास क्रम में इनका योगदान है वो इसी संदर्भ में है कि विकास क्रम से विकास हो जाए और जागृति क्रम से जागृति तक पहुंचा जा सके। तो हर परमाणु का योगदान यहाँ पे समझ आता है, लेकिन हर परमाणु चैतन्य परमाणु में परिवर्तित होगा ऐसा नहीं कहा जा रहा। बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर बताया आपने, बहुत सही है दीदी। और बताइए, और किन्हीं को? भैया फिर हर जो मतलब चैतन्य परमाणु है वो उसकी अगर पी डिग्री अगर देखेंगे तो क्या वो विकास क्रम में था? हर चैतन्य परमाणु अगर उसकी पी डिग्री देखेंगे तो क्या वो मतलब अगर उसके बैक में चले जाएंगे हाँ, तो क्या फिर वो जड़ से निर्माण हुआ था? तो गठनशील से गठनपूर्ण हो ही रहा है। जड़ ही चैतन्य में संक्रमित हो रहा है। ये तो यही तो अनुसंधान है यहाँ का। जो बाबा जी जो थ्योरी को बोल रहे हैं कि जड़ ही संक्रमित होकर चैतन्य में जा रहा है, यही तो मतलब एक अनुसंधान है जो परंपरा में आज तक जो है अभी सुनने को नहीं मिला, है ना भैया? तो वो क्या पॉइंट है भैया जहाँ वो जड़ चैतन्य में ट्रिगर हो जाता है? वही तो बोल रहे हैं ना, यहाँ पर जो लिखे हैं कि किसी जैसे धरती का जो वातावरण बन रहा होता है ना? जैसे धरती है अभी, ये जैसे अभी इस अपने अपनी जो पृथ्वी है, अर्थ है, इसको हम टाइम फ्रेम में पीछे ले जाए तो ये धरती भी कभी अपने विकास क्रम में होगा। यहाँ पर बहुत तरीके के परमाणु में विकसित हो रही होंगे उस समय, और जब वो विकसित होते होते जिसमें यहाँ पर प्राण अवस्था भी आ गया, जो पेड़ पौधे सब आ गए कि अब यहाँ पर जीव अवस्था आ सकता है, उस समय ये जो है गठन पूर्णता हुई होगी, ये संक्रमण हुआ होगा। और कितना हुआ होगा वो इस धरती के जो वातावरण है, ये जो इस धरती की स्थिति है उसके अनुसार वहां उस मतलब सहस्तित्ववादी विधि से तय हुआ होगा। तो वो गठन पूर्णता होने के लिए पहले उसके आने के लिए जो अनुकूल स्थितियां हैं वो आ तो जाए तब तो होगा। अभी देखिए ना, आप कहीं पर भी पानी फेंक दीजिए, है ना, कुछ मिट्टी हो जाए, वहां अपने आप ही घास निकल आता है। जैसे ही अनुकूल स्थितियां बनती है वहां अपने आप ही घास निकल आता है। तो वैसी अनुकूल स्थिति जहां पर वो जीवन परमाणु अब व्यक्त हो सकता है, जीवन परमाणु चाहे जीव अवस्था के माध्यम से हो या ज्ञान अवस्था के माध्यम से हो, वो व्यक्त हो सकता है। ऐसी जैसी अनुकूलता बनती होगी वैसा होता होगा व्यक्त, उस तरीके से वहां संक्रमण होता होगा। जब तक अनुकूल स्थिति नहीं बनी है क्यों होगा संक्रमण? अभी सूरज पे गठन पूर्णता कैसे होगी? वहां पर व्यक्त होने के लिए है ही नहीं, वहां गठन पूर्णता होगा ही नहीं। तो ये सहस्तित्ववादी विधि से देखेंगे, एक सब नियम के साथ ही घटित हो रहा है, कोई घटित करा नहीं रहा है, ये घटित हो रहा है सब नियम के साथ ही। ठीक है भैया। नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते बेटे। अभी जो चर्चा चली ना बाबा जी की किसी वीडियो में या ऑडियो जो भी रहा होगा उसमें सुना था मैंने
कि जिस प्रकार पदार्थावस्था पहले आई और पदार्थावस्था पूरी होने के बाद प्राणावस्था, यानी जितनी पदार्थावस्था यानी नियति सहज आवश्यकता है उतनी ही हो पाई, यानी उसी तरह जीवन परमाणु भी बाबा जी कहे कि 7 धरती और ये हो सकती है, यानी 4 अनेक उतने जीवन आ चुके हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार और अस्तित्व नियति सहज है ये सब। उसे हम कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं लगी, बोले इसलिए नहीं किया, बोले कि कितना हुआ कैसा हुआ ऐसा बताए एक वीडियो में सुना था, यानी कि जितनी जैसे प्राणावस्था आई है तो उसके अनुरूप जितनी उनको पूरा हो सके उतनी ही जीवावस्था हुई है, और बिल्कुल, जीवावस्था और ये तीनों हाँ उसी के अनुसार फिर ज्ञानावस्था है, तो इतने जीवन आ चुके हैं, इसी को तो ऐसा संतुलन कर रहे सुनना हैं। था। हाँ, बिल्कुल संतुलन के हिसाब से। और जैसे उदाहरण के रूप में अपन देख सकते हैं कि एक बीजे से 1000 गेहूं के, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके सब वापस बीजा ही बनेगा। जितनी आवश्यकता है नियंत्रण और संतुलन के नियम के साथ ही ये सब चीजें, और संतुलन के साथ ही उस चीज को देख पाएंगे हम। जी भैया बिल्कुल। जी। यहीं पर तो संतुलन की बात है। मतलब देखो, उन्होंने बार बार जो कहा कि नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य। संतुलन कहने का मतलब ही यही है। वो स्वयं स्फूर्त विधि से प्रकृति में संतुलन है। मानव को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़िया। इस बिंदु पे और कुछ चर्चा? भैया चर्चा तो हो सकती है, लेकिन फिर वो भटक जाएंगे, क्योंकि फिर अभी ऐसा लगता है कि फिर जनसंख्या बढ़ रही है तो फिर वो कैसा। जनसंख्या बढ़ रही है तो मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, पशुओं की जनसंख्या कम हो रही है। पशु भी तो कम हो रहे हैं। तो ये जो गठनपूर्ण परमाणु है वही जीव जानवर को भी चलाता है, वही मानव शरीर को भी चला रहा है। तो मानव की संख्या कम होंगी तो फिर वापस से जीवों की संख्या बढ़ जाएंगे, ऐसा भी एक है ना? पॉसिबिलिटी है। और अपन ये क्यों माने, कुछ ऐसे भी होंगे जो लाइन में लगे होंगे जिनको अभी शरीर नहीं मिला है, भूत प्रेत जिसको कहते हैं। ऐसे गठनपूर्ण परमाणु भी होंगे ही। है ना भैया? तो ये सब अपन अनुमान से थोड़ा बाहर हो जाएगा। अभी अपन पहले देख ले, वो ऐसा दिखने लगेगा ना अपने को, जीवन रूप में स्वयं में दिखने लगा, बाकी बाहर भी दिखने लगेगा ना, तो फिर अपन ये सब देख के स्टडी कर लेंगे कैसे हो रहा है। हाँ, इसको रोक देते हैं। हाँ, नेक्स्ट मुद्दे पे आ जाए क्या भैया? हाँ भैया। हाँ, एक ये था। ये तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। इस पे हम लोग पहले भी बात किए थे कि ये मानव व्यवहार दर्शन में ना, ये अपन ने इसको बात किया था काफी डिटेल में। फिर से एक बार अपन बात कर लेते हैं। भैया इसके हाँ इसके बाद वाला जो है वो पहले कर लीजिए। भैया, वो आपकी पहले के साथ रिलेटेड आपकी आवाज भैया क्लियर नहीं आई भैया। नेक्स्ट जो स्क्रीनशॉट भेजा है। बाद जो है भैया जो क्वेश्चन था उसको ले लीजिए, वो ठीक, पहले के साथ रिलेटेड है। एक ही एक ही डॉक्यूमेंट। एक मिनट। हाँ, फिर मैं सो क्लोज करता हूं अभी अभी। दिख रहा था आपके स्क्रीन पे। कौन सा भैया? हाँ, एक लास्ट में क्वेश्चन है। ये वाला ना? हाँ ये, हाँ हाँ, यही। हाँ। ओके। हाँ हाँ, ये मानवीय, वाला। हाँ, मानवीयता मनुष्य की स्वभाव गति है। स्वभाव गति में उसमें उसके गुणात्मक परिवर्तन का अधिकार व निरंतरता स्पष्ट होती है। अग्रिम विकास तब तक होता रहता है जब तक मनुष्य इकाई को सत्ता में अनुभव ना हो जाए, यही विकास पूर्णता है। देखिए, पहले यहां तक तो समझ लेते हैं कि मानवीयता मनुष्य की स्वभाव गति है। जब मैं कह रहा हूं कि मानव मनुष्य की स्वभाव गति, मतलब कौन सी ऐसी स्थिति जिसमें वो निरंतर रह सकता है। अभी जैसे देखेंगे कि जो अभी भ्रमित स्थिति है इसकी निरंतरता नहीं हो पा रही, क्योंकि आदमी का जो आचरण है वो निश्चित नहीं रह पा रहा है, उसमें आवेशित स्थिति आ ही रही है। अब इसे देखते हैं ना, हम जो भी भ्रमित मानव है उसमें आवेश आता ही है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये सारे आवेश जो है व्यक्त होते ही हैं। या इस आवेश से कोई मुक्त है? कोई भी मानव जो अमानवीयता कर रहा हो, क्या वो इन आवेशों से मुक्त है या इन आवेशों में ही है? क्या लगता है? बताइए। अभी तो आते ही रहते हैं। वही आवेश, कम ज्यादा जो भी हो, है ना, किसी एक समय कोई एक आवेश ज्यादा प्रबल हो, किसी समय दूसरा कोई आवेश, किसी समय काम आवेश होता है प्रबल, किसी समय क्रोध आवेश, किसी समय लोभ आवेश, किसी समय मोह आवेश, किसी समय मद आवेश, ऐसा हो सकता है। अब ये आवेश से मुक्त स्थिति क्या होगा, उसको बोल रहे हैं मानवीयता। मतलब वहां का क्या होगा, जहां पे मानव में जो बोल रहे हैं धीरता, वीरता, उदारता, वो उसका स्वभाव होगा। आवेशित स्थिति, जब थर्ड आवेश बोल रहे हैं तो उसका स्वभाव कैसा होगा, दीनता, हीनता, क्रूरता। तो जब मानवीयता की बात कर रहे हैं, मतलब वो मानव चेतना की बात कर रहे हैं, कम से कम। अब इससे और आगे कब तक है ये अग्रिम विकास, कब तक होता रहेगा, जब तक मानव इकाई सत्ता का अनुभव नहीं कर लेता है। मतलब आत्मा में व्यापक का अनुभव जब तक नहीं हो जाता, तब तक उसके अग्रिम विकास की, विकास कहें या इसको ये कहें जागृति कहें, उसकी संभावना बनी रहती है। ये पहले का डॉक्यूमेंट है, बाद में सब जगह विकास को जो है जागृति कर दिया गया। फिर विकास जब बोल रहे हैं तो वो गठनशील परमाणु के रेफरेंस में बोल रहे हैं। यहां पर जब विकास बोल रहे हैं तो जागृति के अर्थ में बोल रहे हैं। तो उसमें जो गुणात्मक परिवर्तन की संभावना कब तक बची रहती है, जब तक आत्मा में व्यापक का अनुभव नहीं हो जाता, तब तक गुणात्मक परिवर्तन की संभावना उसमें बनी रहती है। वहां हो जाने का मतलब ही जागृति पूर्णता, विकास पूर्णता नहीं, जागृति पूर्णता। ये आप पुराने वाले डॉक्यूमेंट से पढ़ रहे हैं क्या भैया, विजय भैया? लेख है हाँ, जो चार है। हाँ, बाबा वही जी का तो, लेख में से एक है ये। तो ये जो विकास पूर्णता है, ये सबको बाद में बदल के जागृति पूर्णता हो गया। यही जागृति पूर्णता है, यही समाधान एवं समाधान ही निरंतरता है। स्वभाव गति में हस्तक्षेप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य उत्पन्न होता है, जो आवश्यक गति है। ये देखिए, स्वभाव गति में हस्तक्षेप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य उत्पन्न होता है, जो आवश्यक गति है। आवश्यक गति को सामान्य बनाने के लिए वातावरण का दबाव ही अनुशासन, सामान्य गति को बनाए रखना ही शासन एवं उसके अंततः ही प्रभु सत्ता अथवा प्रभुत्ता पूर्ण सत्ता है। तो अब इसको यदि रिलेट करेंगे, यहां पर व्यवहार दर्शन में देखेंगे, यहां पर देखिए, ये जो देखेंगे आगे, यहां पर दिखाता हूं मैं। देखिए यहां पर लिखा, अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव, अन्यायहीन विचार के लिए सामाजिक आचरण का प्रभाव, अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव। अभी भी देखेंगे भ्रमित, अभी परंपरा होते हुए भी एक तरीके का दबाव तो है ही। आदमी अपने हिसाब से मनमानी से चोरी, डकैती, बलात्कार या इस तरीके की घटनाएं तो नहीं कर सकता है ना। वो किस कारण से है, क्या लगता है, किस कारण से अभी भी आदमी जो है एक तरीके के, मतलब एक अभी है दबाव से नियंत्रित है, क्या लगता है, कौन सा दबाव है? वो वातावरण का दबाव है कि नहीं है, व्यवस्था का दबाव है कि नहीं है? आप बताइए। हाँ बिल्कुल, व्यवस्था के दबाव। अच्छा, ये आवेशित गति को सामान्य बनाने के लिए है। और जब आवेशित गति नहीं है तो बाहरी दबाव की जरूरत नहीं रहेगी। पर आवेशित गति है, तब तक उसको सामान्य बनाने के लिए वातावरण का दबाव और अनुशासन और ये सब जरूरी है। देखिए, आवेशित गति, स्वभाव गति जब अपन कर रहे हैं, अभी मनुष्य में भी देख लें तो हमेशा ही वो आवेशित गति में है, ऐसा नहीं। हमेशा ही किसी व्यक्ति में काम आवेश है ना,
ऐसा नहीं है। हमेशा ही वो बेसिकली जो व्यक्ति मान लेते हैं किसी भी तरीके का कुछ एक मतलब खराब कर्म करता है ना, रेप किया या बलात्कार ऐसी घटना किया, क्या वो हमेशा ही उस स्थिति में रहता है, या फिर वो आवेशित स्थिति में ऐसा काम करता है? क्या लगता है? या कोई चोरी करता है तो क्या हमेशा ही करता है, या कोई एक तरीके का लोभ आवेश आने पर करता है? बताइए। जब यहां पर स्वभाव गति कह रहे हैं तो ये वो निरंतरता वाला नहीं है, ये भ्रमित स्थिति में ही जब स्वभाव गति और आवश्यक गति की बात कर रहे हैं, भ्रमित स्थिति में ही स्वभाव गति और आवश्यक गति की बात हो रही है। अच्छा अच्छा। भ्रमित स्थिति में भी दो स्थितियां हैं कि नहीं है? डेफिनेटली। आप हम सभी लोग अपने देख सकते हैं, क्या ये आवेश हमेशा ही है? आवेश लुप्त सुप्त है। सुप्त होने के मतलब अभी क्या है, मतलब सोया हुआ है, किसी एक समय वो आवेश जागृत हो जाता है, तो आवेश होने की संभावना है। आवेश हमेशा प्रकट नहीं होता है, ये सारे आवेश किसी समय अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से प्रकट होते हैं, तो उसको सामान्य बनाने के लिए वातावरण का दबाव ही अनुशासन है, इसको बोल रहे हैं। तो अभी भ्रमित अवस्था में तो नहीं है वैसा, मतलब लेकिन फिर भी काफी कंट्रोल तो है। अभी सोच लीजिए, जब ऐसा हो जाए कि यहां से जो दंड विधान है वो पूरी तरीके से हटा दिया जाए, कोई दंड विधान नहीं, कोई पुलिस सिस्टम नहीं है, क्या लगता है देश की स्थिति ऐसी ही रहेगी? कोई पुलिस सिस्टम नहीं, कहीं पर कोई पुलिस नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, क्या देश ऐसा रह पाएगा? आपको लगता है क्या हालत होगी? कल्पना करके देखिए। रह पाएगा क्या जैसा स्थिति है अभी? हाँ, नहीं रह पाएगा भैया। तो इसलिए दबाव बोल तो रहे हैं। आवश्यक है अभी, मतलब थोड़ा सामान्य बनाने के लिए दबाव की आवश्यकता है। यही, इसी को ही कह रहे हैं ना, भय से नियंत्रित करना। अभी भी उस भय से नियंत्रित कर ही रहे। अब इसके जगह दूसरे तरीके, ये एक अलग तरीके से भय, इसके जगह यदि अपन समझें कि कोई भी कहीं पर, जैसे मान लीजिए कोई आदमी बाहर कुछ मतलब क्रोध आवेश या कुछ तरीके का चोरी करता हो, कोई एक ऐसे वातावरण में जाता है, जैसे मान लीजिए मंदिर जाता है या कोई ऐसी अच्छी जगह जाता है जहां पर सब लोग अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, क्या वहां पर वो अपने आवेश को व्यक्त कर पाता है क्या? मानवीय वातावरण है वो, जैसे मान लेते हैं कि ज्यादातर लोग मानवीय वातावरण में जी रहे हैं, मानवीय स्वभाव में जी रहे हैं, उस जगह पर एक अमानवीय व्यक्ति को भेज दिया जाए, क्या उस पे मानवीयता का दबाव बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या लगता है? आप भी देखते ही हैं अच्छी जगहों पर जहां पर भी हम लोग जाते हैं, वहां पर मनुष्य का जो स्थिति होता है वो बाहर से अलग दिखता है कि नहीं दिखता है? कहीं पर भी देख ले, मंदिर चर्च या कहीं पर भी जाकर देखे, मस्जिद में कहीं पर भी, बिल्कुल दिखता है। तो जो मानवीयता, अभी जो भी मानवीयता का जो एक प्रभाव होगा उसका दबाव तो हर एक पे पड़ेगा। भैया हम लोग भी ऐसा ही कुछ सोच रहे थे। सही है। तो तो दो प्रश्न था तरीके का कि अभी। ऐसा शासन हाँ, वाला क्यों लिखा है। तो तो ये अभी क्लियर हो रहा है भैया, ऐसा है ना। हम लोगों का भी ऐसा ही डिस्कशन था। ठीक है भैया। मतलब समाधान होगा, जागृत परंपरा होगा, तो वो मानवीयता एक दबाव बना रहेगा, बिल्कुल। दबाव और शासन के रूप में बना रहेगा, जो फिर आगे जो लिखा है यही निपुणता कुशलता एवं पांडित्यपूर्ण संस्कृति सभ्यता विधि एवं व्यवस्था है। अब भैया आप कुछ बोले थे।
ये अब जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये जो आवेशित गति को समझ, ये पूरा का पूरा, इसको यदि देखें, इसी को ही बोल रहे हैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, उसका दबाव। मानवीय परंपरा बन जाने के बाद हर व्यक्ति ही चेतना का स्तर सेम होगा ऐसा नहीं है। जिनकी चेतना का स्तर कम है वो भी वातावरण के दबाव बाद अनुशासित रहेंगे। अभी भी देखते हैं ना, क्या हर देश में अनुशासन एक जैसा दिखता है? क्या हर देश में अनुशासन एक जैसा दिखता है? नहीं दिखता। जैसे मैं तो देखिए बाहर रहा नहीं हूं, लेकिन वेस्टर्न से जो भी यहाँ पर आते हैं उनको जो बहुत तकलीफ देता है, वहां का सिस्टम उनको अच्छा लगता है। क्यों सिस्टम अच्छा लगता है? तो वहां का वातावरण, कोई उन पे इस तरीके का दबाव, ये जो इस तरीके का जो निगेटिव दबाव है वैसा वहां उनको नहीं फील होता, यहाँ पर लगता है। ठीक है, ये मुद्दा ठीक है, ये समझ में आया? इसमें और कुछ डिस्कशन करना हो, किन्हीं को और कुछ बोलना हो? और किन्हीं को कुछ भी इसमें ऐड करना हो, बोलना हो, बता सकते हैं। में ले सकते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज के। हाँ भैया, आपकी आवाज कट गई, कुछ बोल रहे थे भैया? स्कूल कॉलेज? हाँ भैया, मैं नहीं बोला हूँ, कोई और बोले। अच्छा, कोई बोल रहे थे? आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। हाँ, अच्छा। बोल रहा था कि भैया उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, वो पूरा 100% नहीं है, मगर स्कूल कॉलेज के टाइम में हम लोग कुछ बदमाशी करने की सोच रहे थे, मगर फिर किया नहीं। तो मतलब क्योंकि वातावरण का प्रभाव था, कुछ हो जाएगा, बदनाम हो जाएंगे, घर वालों को पता चल जाएगा, अच्छा नहीं होगा, ये सब वातावरण का प्रभाव था। बिल्कुल। अभी अभी जो दबाव है वो एक निगेटिव तरीके से, इसको बोल रहे हैं हाँ भय हाँ, विधि से, है सही ना? है, सही। हाँ और इसका जो बाबा जी यहाँ लिखे हैं वो पॉजिटिव विधि से। हाँ, मतलब सुखपूर्वक दबाव दबाव है। हाँ, मतलब वो तब है जब ज्यादातर मनुष्य जो है मानवीयता की ओर जो है प्रयत्नशील है। ये बढ़िया है भाई। चलिए, और कोई मुद्दा? क्योंकि देखिए ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए यहाँ पर भी मानव व्यवहार दर्शन में भी देखेंगे ना कि अपराधहीन व्यवहार के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव, अन्यायहीन विचार के लिए सामाजिक आचरण का प्रभाव, आसक्ति रहित इच्छा के लिए अध्ययन एवं संस्कार का प्रभाव, तथा अज्ञान रहित बुद्धि के लिए अंतर नियामन अथवा ध्यान आवश्यक है। अंतर नियामन तो अज्ञान रहित बुद्धि के लिए बोल रहे हैं। उससे पहले तो जब बोल रहे हैं बाकी दो जो चीजें हैं, अपराधहीन व्यवहार और अन्यायहीन विचार, वो तो दोनों व्यवस्था का दबाव और सामाजिक आचरण का प्रभाव, उससे ही हो जाएगा। अभी भी है, अभी भी देखेंगे अपने देश में पर धन पर नारी जो है वो इतना नहीं है, मतलब पूरा खुल करके या ऐसा बहुत बड़े स्केल पे नहीं दिखता है, या इसका विचार करना भी मानव को व्यथित करता है, क्योंकि वो सामाजिक आचरण में स्वीकृत नहीं है। जहां ऐसा नहीं है वहां पर वो खुल के होता भी है, विचार रूप में भी होता है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए तो बात हो रही है ना, व्यवस्था का
बनाने के बाद की व्यवस्था का मतलब मानवीय परंपरा बनाने की बात क्यों हो रही है? ये इसीलिए तो हो रही है क्योंकि उसके लिए ही तो मतलब मनुष्य की जागृति के लिए वो एक दबाव तो चाहिए ही चाहिए। अभी तो उल्टा दबाव है, कॉलेजों में आवेशित होने के लिए दबाव है। जो बच्चा हो सकता है वैसा आवेशित, उसमें आवेश ना हो, उसमें उन्माद ना हो, लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद ना हो, वो हो सकता है कि उस वातावरण में जाकर के उसमें ये सारे उन्माद आ जाए। मैं तो देखा हूं। अभी तो ये उल्टा है, अपराधहीन व्यवहार को बढ़ाने के लिए व्यवस्था का दबाव एवं प्रभाव काम कर रहा है। और वो सब कहां से जुड़ता है? जो ये अभी जो बात हुई ना, सब जुड़ता है ये यहां जो कहे ना, ये वाला सारा उन्माद इसी के लिए। लाभोन्माद, भोगोन्माद, इसका चरम कामोन्माद। लाभोन्माद किसके लिए? भोगोन्माद के लिए। भोगोन्माद का चरम क्या? कामोन्माद। तो सारे अभी देखेंगे कॉलेजों, सारे स्कूलों, सब जगह जो वातावरण है वो कामोन्मादी हो गया है। उसका कारण क्या है? तो यही है कि सुख के लिए वो कहा है, इंद्रियों के माध्यम से सुखी होने के लिए वो प्रयास कर रहा है। कितना भी करे उसकी तृप्ति होती नहीं है, तो और ज्यादा वो इंद्रियों की तृप्ति के लिए प्रयास करता है। तो जिसका मूल्यांकन नहीं हुआ है उसको वो दबाव स्वीकार होता है, उसको वो दबाव स्वीकार होता है, उसको वो दबाव नहीं लगता, उसको लगता है यही उसके लिए सही वातावरण है। और जिसने यदि उसको मूल्यांकित कर लिया है कि भाई ये इससे जो है ये तृप्ति नहीं होने वाली कभी भी, वो उस वातावरण, उस दबाव को नकारता है, उस वातावरण से मुक्त होना चाहता है। ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ भैया कि अभी का जो वातावरण है उसके प्रभाव से व्यक्ति अपराधहीनता पूर्वक जीने के लिए भी प्रेरित करता है और अपराध करने के लिए भी प्रेरित करता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई है कि जहां गलत करके अपराध बोध भी नहीं होता, जैसे रिश्वत लेना और देना, ये बहुत ज्यादा परंपरा में आ गया है। तो ये भी वातावरण का प्रभाव ही है। लोगों में देखेंगे ना तो वो ये सब चीज की जो डिजायर है वो किस लिए है? जो ये बड़े बड़े, जैसे अभी देखेंगे, मतलब इसको अन्यथा नहीं ले, जैसे बहुत सारे लोगों में जो ये एग्जाम है ना, आईएएस या इन सब चीजों के लिए जो इतना बड़ा आकर्षण है, उसका क्या कारण है? वहां से पद है ना, प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसे, सबसे ज्यादा सब उपलब्ध होने की वहां पर जुगार है। सारे आप जो लोगों से मेहनत करवा रहे हैं, जितने बच्चों से जो भी एग्जाम के लिए, वो सब एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के क्या है कि उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ वो कमा सकता है, इसी अर्थ में ही उसको प्रलोभन में डालेंगे। इसके लिए ये सारी जो चीज है इसके लिए प्रलोभन काम करता है। आप प्रलोभन करके हर व्यक्ति से आप काम करवा ही रहे, इतना सारा कंपटीशन कर ही दिया है आपने। कोई भी कंपटीशन इस तरीके का नहीं है कि कोई श्रेष्ठ आचरण बने, देव मानव बने, दिव्य मानव बने, इसके लिए कोई दबाव नहीं है, कोई उस तरीके का मतलब पॉजिटिव सेंस में स्पर्धा नहीं है। सोचिए ना कितनी विडंबना है। बट ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका भी मूल्यांकन आदमी बहुत जल्दी कर ले रहा है। मुझे तो लग रहा है एक सही यात्रा में भी मूल्यांकन हो जा रहा है कई लोगों का।
अपन जीवन विद्या परिवार में ही सभी लोग, कई सारे लोग हैं जो अच्छे जगह पर अच्छे पैसे रहते हुए भी हमने उसको नकार करके इसको स्वीकारा है ना। तो कहीं ना कहीं उस चीजों को तो मूल्यांकन कर ही लिए, कई लोग किए हुए हैं, कर रहे हैं, सब कुछ है। तो वो भोग की जो एक कहे ना, एक्चुअली में भोग क्या था ना, पहले कुछ लोगों के पास ही उपलब्ध था, तो बाकी लोगों के लिए लगा कि उन लोगों को मजा आता होगा, सुख मिलता होगा, तो इन लोगों का आकर्षण उसके लिए बना रहा। अब एक अच्छा हो गया है कि जो ये भौतिकवाद आया है, तो बहुत सारे लोगों को वो सारे भोग की वस्तु जो है उपलब्ध करा दिया है। अच्छे घर में रहना, अच्छा खाना खाना, अच्छे कार होना, ये बहुत अब सामान्य हो गया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले बहुत कम लोगों में परसेंटेज बहुत कम था, अब परसेंटेज बहुत ज्यादा हो गया है। रीजन है कि उसके लिए दबाव है, ऊपर से उत्पादन को खूब बढ़ाना है, भोग को खूब बढ़ाना है, तो उत्पादन भी उस अर्थ में बहुत बड़ा। कार के मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, जो एसी के मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, ये सब बहुत ज्यादा हुए। घर घर में कार आ गया, घर घर में एसी आ गया, सब लोगों ने भोग लिया उसको। अच्छे खाने के जो व्यंजन बनाने वाले सब हैं, वो शहरों में सब सब शहर में खुल गए हैं। पिज्जा, मैगी, बर्गर, ये सब जो है सब जगह आ गए। तो जो भोग होना है वो अब बहुत लोगों को मिलने लगा है, तो बहुत जल्दी इसका मूल्यांकन भी होने लगा है। नहीं होता ना, तो अभी हम लोग मूल्यांकन भी नहीं कर पाते, अभी तो प्रयास वही करते। आज से अपने देश में देखेंगे तो 50-40 साल, 40-50 साल पहले अभी इस बात को इतना नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका आकर्षण तो भोग के लिए था, उनको तो मिला ही नहीं है। अभी अच्छे खाने को ही नहीं मिल रहे, अच्छा रहने को घर ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति नहीं है। 40-50 सालों में मैं गांव गांव में जाके देखा हूं कि अच्छे घर बन गए, पक्के मकान बन गए, जो खपरेल के सब रहते थे उन गांव में भी सब अब जो है साधन इकट्ठा हो गए। तो वो जो एक भौतिकता का आकर्षण, इंद्रियों के प्रति जो एक लगाव था या जो भी था, वो मुझे लगता है कि जल्दी ही सेचुरेट होगा। मान के चले 100 साल 200 साल में ये सेचुरेट होगा। तब उस समय मुझे लगता है कि ये जो दर्शन है वो काफी कारगर सिद्ध होगा। अभी बीज रूप में लगता है, बहुत छोटा पौधा है, लेकिन आगे ये बहुत मतलब काम करेगा ये दर्शन, लोगों के स्वनिरीक्षण, स्वमूल्यांकन के लिए। भैया, हाँ, अभी आपने कहा जैसे कि ये बड़ी विडंबना है कि देव मानव, दिव्य मानव बनने के लिए कोई दबाव नहीं है। भैया, ये विडंबना है या लोगों को देव मानव, दिव्य मानव दिख ही तो नहीं रहे, उनके नजर में तो आ ही नहीं रहे, तो फिर ये विडंबना कैसी है? बात आप सही कह रहे हैं कि भाई, जो इसलिए तो बात कर रहे हैं बाबा जी बार बार, प्रमाणित व्यक्तियों की आवश्यकता है। प्रमाणित व्यक्ति होने पर उसके प्रति आकर्षण होता ही है। तो कमी तो वही बात है कि एक जो जागृत व्यक्ति है उनकी भी आवश्यकता है। तो विडंबना यही कि जागृत व्यक्ति जो है वो दिख नहीं रहे, उसका इतना ज्यादा अभी क्या कहे अभाव है, अपनी गरीबी है। तो मानव अभी परंपरा गरीबी में जी रहा है, क्या कहे। इक्के दुक्के शरीर रूप में आते हैं, और शरीर का कुछ अपना एक लिमिटेशन है, 70-80-90 साल, और फिर वो चले जाते हैं। फिर दूसरा कब आएगा पता ही नहीं चलता। परंपरा में देखें ना, तो ऐसे जो मतलब उंगली पे गिने जा सकते हैं, जैसे जो भी जिनको भी कहा, बुद्ध, महावीर, जो भी जिनसे भी लोगों को मार्गदर्शन, शंकराचार्य, जिनको भी मिला, वो कभी कभी आते हैं और फिर चले जाते हैं। वो ना होने के कारण क्या होता है, वो सहज सुलभ ना होने के कारण वो आदर्श के रूप में चला जाता है, वो पूजनीय हो जाते हैं। यदि ये दिख मतलब अधिकता में दिखने लगे, तो ये जो होगा रहस्य में नहीं जाएगा, ये पूजने की जगह पर नहीं जाएगा, ये यहां पर चला जाए कि हमको भी इनके जैसा बनना है। ये तो मुझे भी लगता है कि भाई इतने सारे हैं, वो अब क्या पता, अभी निकट भविष्य में हो सकता है कि वो दिखने भी लगे। दर्शन आ गया है, इसके लिए अनुकूल वातावरण भी बन गया है,
तो ऐसे हो सकते हैं कि 50 साल में अपने को बहुत सारे जो है मानव देव मानव दिखने लगे। है ना भैया? उल्टी भैया विडंबना तो ये लगती है कि मंदिरों में जितनी भी भीड़ इकट्ठा होती है वो तो सब देव मानव दिव्य मानव के दर्शन पाने के लिए, उनको देखने के लिए इकट्ठा होती है, हाँ भैया जबकि वो वो शरीर धारण नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये तो है कि देखिए अभी भी मनुष्य में अच्छे की चाहत तो है ना। उसका वो प्रत्यक्ष प्रमाण ढूंढ रहा है। देखिए अभी मानव की स्थिति जीवन रूप में पहचानने की नहीं है, तो उसको तो प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब शरीर के साथ ही प्रमाण चाहिए। जब उस समय हो जाएगा कि भाई लोग, बहुत सारे लोग जो है जागृत हो गए हैं, अब उनको जीवन रूप में भी दिख रहे हैं देवी देवता, तब तो चलिए वहां से उनको मिल सकता है प्रेरणा। लेकिन अभी जब वो स्थिति नहीं है, तभी शरीर के रूप में ही चाहिए प्रमाण। वो सिर्फ वो मंदिर में मूर्ति से नहीं होने वाला। ये सब तो अपने को अनुमान लगता है, जैसे बाबा जी जैसे लोग हैं या जैसे भी जो इस तरीके के हैं, ऐसे लोगों की परम आवश्यकता लगती है। और पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि वो भी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि मानव को हमारी आवश्यकता महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि भैया वही मानव, तो कह रहा हूँ मैं कि आवश्यकता महसूस हो रही है, इसीलिए तो भीड़ कर रहे हैं सब। नहीं भैया ऐसा नहीं है। देखिए मेरे को बड़ा आश्चर्य होता था कि एक दिव्य मानव जो है अमरकंटक में इतने आराम से लेटा हुआ है, और संसार को मतलब ही नहीं है। कहाँ लगता था? कौन पहचान पाया? आदमी किसको पहचानता है? देवी देवता। जो सिद्धि चमत्कार करता है उसको देवी देवता के रूप में पहचानता है। अभी देखिए ना, भीड़ मची हुई है। जो जो इस तरीके के सिद्धि चमत्कार अभी भी दिखा रहे हैं, उनके यहाँ काफी भीड़ है। पूरा भीड़ लगा हुआ रहता है। नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे सरकार हैं, ये सब है, ये धाम सरकार, वो धाम, उनके यहाँ कितनी भीड़ है। तो मानव अभी इस जगह पे नहीं आया है कि मुझे स्वयं जो है दुख से मुक्ति पाना है। वो अभी जो है दूसरे से अपने दुख को दूर कराने की प्रवृत्ति में है, दीनता में है। ऐसे महापुरुष आके कितने का उपकार कर लेंगे। अभी से इस तरह की घटनाएं है ना, शिरडी वाले साईं बाबा, किसी को कुछ पैसा दिया, किसी का कुछ दुख दूर कर दिया, ऐसे थे। वो चले गए, अब कितना दुख दूर करते रहेंगे। किसी के घर में खाने को नहीं हुआ, खाना दिला दो, किसी को नौकरी दिला दो, किसी के बच्चे की शादी करा दो, किसी की बीमारी ठीक कर दो। तो अभी मानव को इस तरीके के ही देवी देवताओं की आवश्यकता है, जो उनके इस तरीके के दुख को चमत्कार से ठीक कर सके। मानव को ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसा कहाँ है? मेरा अनुमान है यदि संख्या बल के रूप में मानव को ज्ञान की आवश्यकता ऐसा बनेगा, तो ऐसे देवी देवता हैं वातावरण में, वो अवश्य ही आएंगे। तो वो इंतजार कर रहे हैं कि मानव को आवश्यकता हो। मानव की आवश्यकता नहीं थी तो बाबा जी क्यों आए? भाई आवश्यकता ही तभी तो बाबा जी आकर के अनुसंधान करके ये सारा दर्शन लिख करके चले गए। मानव की आवश्यकता पर डिपेंड करता है। तो जितनी आवश्यकता लगी उतना दिया ही। इससे ज्यादा आवश्यकता लगेगी तो मुझे लगता है कि और भी देवी देवता हैं, वो भी आएंगे। समय समय पर आते ही है, जितनी आवश्यकता लगती है उतने लोगों को वो दे के जाते ही है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि भाई ऐसा दिव्य मानव जो है, ऐसा अमरकंटक में, संसार को मतलब नहीं है। मेरे चित्रण में आता था कि अभी संसार को होना चाहिए हाथ जोड़ करके कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, क्योंकि आप ही का प्यास बुझा हुआ है, आप ही तृप्त है, आप हमारा मार्गदर्शन करो। ऐसा संसार को जाकर के उनके पास जाकर के करुणा पूर्वक जो है अपना वो करना था। कहाँ मतलब है? कुछ एक लोग ही जो है उनको पहचान, बाकी लोग कहाँ पहचान पाए उनको?
उस तरीके से बाबा जी की आप देखेंगे पहचान के रूप में वैसा बहुत नहीं है, क्योंकि अभी मानव की आवश्यकता नहीं बनी है ना वैसे। ठीक है भैया। हाँ भैया। अनुमान तो ये लगता है, आप लोगों को कुछ लगता है बताइए। देखिए अच्छा तो यही लगता है, मैं भी यही सोचता हूँ कि यार कहाँ इस भ्रमित मानव परंपरा में इस धरती पे कहाँ से जन्म ले लिया, जहां पर ना कोई वातावरण है उस तरीके का, ना उस तरीके की प्रेरणा है। अब इस भ्रमित परंपरा में मतलब जन्म लेकर के मतलब भ्रमित होने के लिए बाध्य हो गए। मेरे को तो लगता ही है थोड़ा आश्चर्य कि भाई ऐसा कोई धरती होता जहां पर इस तरीके का वातावरण होता, मानवीय परंपरा होती, वहां पर मेरे को कोई ले जा करके अगला सर यात्रा दिला दे। ऐसी अपेक्षा तो रहती ही है कि जहां मानव देव मानव रहते हैं। फिर तो भैया आपके लिए कुछ काम नहीं रहे। भैया देखिए, दुख से कौन, दुख से मुक्ति के लिए अभी जब भी वो होता है उस तरीके का तीव्रता, तो लगता ही है कि यार किस तरीके से जागृति हो जाए, है ना। देखिए परंपरा का मुझे इस पे रोल लगता है। मैं देखता हूं कि जितना भी मेरा चित्रण में जो भ्रम गया, गंदगियां गई, उसका बहुत बड़ा रोल तो वातावरण है। हम जिस जगह पर जी रहे हैं वहां से जो मिल रहा है उसको कैसे करें, बच्चे को बताइए ना। मैं इतना थक गया, अभी बच्ची को मतलब 4 साल की बच्ची है ना, उस वो कुछ देर के लिए कभी बोलती है कि भाई मेरे को जो है कुछ कहानियां सुनना है, कुछ है, तो मैं उसको देता हूँ अपना आईपैड या मोबाइल। वो 1 मिनट देखती है, उसमें जो है वो विज्ञापन आता है, वो सारे विज्ञापन इतने अश्लील होते हैं, मुझे इतना आश्चर्य होता है। क्या किया जाए इसका? वो जानबूझ करके आपको उधर की ओर आकर्षित करने के लिए, इतने छोटे छोटे बच्चे के लिए कैसे किया जाए इनको? अच्छा मैं सोच करके मैं तो उसके बाद बैठा रहता हूँ, लिमिटेड स्किप कर देता हूँ। ऐसे जो फ्री में दिए हुए हैं उन बच्चों का क्या हालत होगा बताइए ना। छोटे छोटे बच्चे सब जगह जो है वो बैठ के देखते रहते हैं, उनका क्या हालत होगा आप सोचिए। चित्रण में क्या जाएगा? और ये चित्रण में जा रहा है बचपन से, और हम उनसे अपेक्षा करेंगे मानवीयता की, ये हमारा ही ना गलती। अभी लास्ट 20-25 सालों में मुझे लगता है कि डेवलपमेंट जो भी हुआ है, भौतिक चीजों में डेवलपमेंट होने से जो भी गंदगियां हैं उनके एक्सपेंशन का रेट कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, कई गुना ज्यादा। जब से ये दूरदर्शन का ये जो आया है ना, दूरदर्शन नेट ये सारी चीजें आई, उससे इतना तबाही मचा है, हर एक बच्चे की कल्पनाशीलता में कहा नहीं जा सकता। अब ऐसी स्थिति में कौन देवी देवता, कौन मानव जो चेतना में है, वो ऐसे वातावरण में क्यों आना चाहेगा? आप सोचिए ना। जो भी मानव देव मानव उपकार करने के लिए आएंगे, अरे वो देख के ना आएंगे कि भाई हमको क्या हमारे को मिलेगा। वातावरण, ऐसा कोई वातावरण तैयार ही नहीं हो रहा है तो कहां से आएंगे? हम लोग यदि प्रयास करें, हम लोग इस तरीके से कुछ वातावरण बना पाए, तो हो सकता है कि ऐसी जो भी देवी देवता है वो आएंगे, यदि हम उनको वैसा वातावरण दे पाए तो। ये एक जिम्मेदारी जैसा लगता है कि हम लोगों को मिलकर के ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां पर ऐसे जो श्रेष्ठ जीवन है वो हमारे यहाँ आने को तैयार हो। बिना उस वातावरण के वो श्रेष्ठ जीवन तो नहीं आएंगे। वो भ्रमित और वो भ्रम से सुख होने के लिए तो नहीं आएंगे ना, वो तो उपकार करने के लिए आएंगे। उपकार करने के लिए वैसा वातावरण चाहिए।
तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे चीजें बन रही हैं। जैसे अपने जीवन विद्या परिवार है, उसमें जो भी लोग समझ रहे हैं वो अपने परिवार में देखेंगे तो इस तरीके का वातावरण बन रहा है, वहां पर बच्चे आ भी रहे हैं, तो अब देखेंगे ही। अभी मैं वहां गया था राजकोट, वहां पर मुझे एक जय बेटा जी मिले थे। एक महावीर अग्रवाल जी हैं, वहाँ अछोटी में, अछोटी के पास जो अभ्युदय संस्थान है वहाँ, उनका बेटा था और कुछ 18 साल का होगा। वो 6 महीने का आत्मीय यूनिवर्सिटी में पूरा विधिवत अध्ययन कर रहा था। मुझे देख करके इतना अच्छा लगा कि क्या सुंदर बात है, क्या अद्भुत बात है ये। इस आयु में वो इस चीज के अध्ययन में लगा हुआ है, कितना इसका चित्रण शुद्ध होगा, कितना इसमें जागृति की संभावना प्रबल होगी। जहां इस एज में बच्चे दूसरे जो है गलत चीजों भ्रम में फंस रहे हैं, वहां पर ये बच्चा इसके माता पिता के कारण जो है वो इस तरीके के वातावरण इसको मिल रहे हैं। मैं तो बहुत ही मतलब साधुवाद देता हूं। तो ऐसे बच्चे होंगे मुझे लगता है हमारे परिवारों में, जिनको भी लगता है वो ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित कर ही रहे हैं। भाभी भैया ने, जैसे वो बच्चा है उसको कभी भी इस तरीके का मुझे नहीं लगा कि दबाव डाल रहे हैं कि तुमको और भौतिकता के लिए करना है, ये सब करना है। वो और 17-18 साल का बच्चा वो 12th करने के बाद जाके अध्ययन कर रहा है, बहुत ही सुखद है। तो इस तरीके की संभावनाएं मुझे लगता है आने वाले निकट भविष्य में बनेंगी, है ना भैया? बाबा जी की एक ही बात जबरदस्त सटीक है कि सभी चीज को वो सही तरीके से समझाते हैं और समझने से ही आचरण में आता है। क्योंकि अभी तक हमने इतने गलत परिणाम भुगते हैं। महावीर की अहिंसा को नहीं समझ पाए, लोग हिंसक हो गए, ऐसा प्रचार हुआ तो भारत में सेक्स विकृत हो गया। ऐसे उपवास का इतना प्रचार हुआ तो लोग खाने में चले गए। मतलब परिणाम विपरीत ही आया सब जगह। और बाबा की एक बात है कि सब बात सही तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है और आप जैसे लोग समझाते हैं अच्छी तरीके से, तो परिणाम तो आने वाला ही है 100%। हाँ भैया देखिए, एक सुखद स्थिति तो अपन मान सकते हैं कि एक अच्छी स्थिति तो हुई है कि ये दर्शन आया है, तो इसका मतलब कुछ यहाँ पर अच्छा घटित होने वाला है इस धरती पे। तो इसका आगमन हुआ है, कुछ तो अच्छा घटित होने वाला है, जो अभी मतलब एक बीज रूप में दिख रहा है, लेकिन आगे हो सकता है कि ये पौधा बन के दिखेगा। दिख ही रहा है, आज से 10 साल पहले जैसी स्थिति थी उससे बहुत अच्छा उन्नत स्थिति है अभी। जी अभी भैया, अभी भैया तक आप क्या कुछ। हुआ है, अभी तक ये हुआ है कि जो ऐसे बुद्ध पुरुष बात करते हैं तो बिना सोचे समझे लोग सीधा आचरण में और दबाव भी डाल देते हैं, तो ऐसे सब चीजें विकृत हो गई। बिल्कुल। भैया थोड़ा सा इसमें अपने को ऐसा इसको समझना पड़ेगा कि उस वक्त की धरती की जितनी आवश्यकता थी उतने पे काम हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ, ये सही बात है। मतलब आचरण गलत हो गया या समझ कम रह गई या पूर्णता दूर रह गई या जो भी जरूरत है, बाबा जी ने हमेशा कृतज्ञता बना के रखी। कभी भी ये नहीं उनकी बात में कभी आया कि आगे कुछ हुआ नहीं। बोले आगे की पीढ़ी का पुण्य था कि हम यहाँ पहुंच पाए। तो अपने को भी ये बना के रखने में क्या, अपने अंदर विरोध मुक्त होने की बात होगी कि हमको कहीं पे भी किसी से भी कुछ भी लेस मात्र भी विरोध अगर अपने में किसी भी चीज को लेके है तो फिर अपनी समझ की कमी है। अस्तित्व सह अस्तित्व है, ये बात को अपन हर बात में जोड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद स्पष्टता अपने को मिलने में सहायक होगी भैया। मैं कुछ हाँ सही भैया, बता पाया भैया? बिल्कुल भैया। हाँ जी, सही है, सही है। वही पहले देखिए, जो मेरा है आकलन है कि पहले लोग आस्थावादी ज्यादा थे, इतने लॉजिकल नहीं थे, इतने मतलब समझने के लिए उनमें जिज्ञासा नहीं थी, है ना? मतलब जिज्ञासु कम थे, ज्यादातर मतलब फॉलो करने वाले थे, आचरण को फॉलो करने वाले। अब साइंस के आने से मुझे एक बढ़िया लगता है कि लोग जो है ज्यादा लॉजिकल हो गए हैं, और नियम को समझने के लिए, वो सब चीजों के लिए जन सामान्य में ज्यादा अब स्थिति बन गई है।
तो एक अच्छा ही घटना हुआ है। मतलब परंपरा के रूप में देखेंगे तो जो भी हो रही है चीजें अच्छी ही हो रही है। तो लोग जो है लॉजिकल हुए हैं, जिज्ञासु हुए हैं, समझने की जो एक क्षमता है और समझने की जो एक कहे कि जिज्ञासा है वो भी बढ़ी है पहले से। मतलब समझने का लेवल ही बढ़ गया। बिल्कुल भैया, अभी लोग ज्यादा डेप्थ में बात करते हैं। साइंस का ये डेवलपमेंट तो है भैया, चित्त वृत्ति को डेवलप किया है साइंस ने। यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि उसमें कहीं ना कहीं एक पीढ़ी का योगदान भी है। ये जो जिज्ञासा वाली बात कही उसमें जिज्ञासा तो अगर मैं देखूं तो बचपन से मुझ में भी बहुत थी। लेकिन जैसे ही सवाल करने जाते थे तो डांट के चुप कर दिया जाता था। तो वहां पे सवाल करने की ही मनाही थी कि तुमसे जो कहा जा रहा है वो मान लो। और अभी हमने अगली पीढ़ी के लिए इतना स्पेस दिया है कि वो हमसे जिज्ञासा कर सकते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनके सवालों का हम जवाब दे सकें। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके सवालों का जवाब देने के लिए, और कहीं ना कहीं ये उनके खुद के मन में भी सवाल थे, वो प्रयासरत भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैं भी मैं इस पर सोच ही रहा था। जैसे मेरी बच्ची भी है, वो पता नहीं सबसे क्यों है कैसे कुछ भी बोले, ये क्या है, कुछ देर उसमें ये क्यों है कैसे है। तो ये मुझे लगता है ज्यादातर सभी बच्चों की स्थिति ऐसी, क्योंकि देखिए मैं तो पहले ही बच्चा एक पाल रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा अनुभव है। लेकिन जैसा आप बोल रही हैं आपकी स्थिति है ना, मुझे अपना बहुत वैसा याद नहीं है कि मैं इतना था या नहीं था, है ना। लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जिज्ञासु। अ, भैया हम तो मतलब लाइक आपसे एक जनरेशन ऊपर के लोग हैं। तो जैसे बेड पे बैठ के पैर हिलाते थे, मजा आता था उसमें। तो मम्मी मना करती थी ऐसे पैर नहीं हिलाना, तो तुरंत जवाब होता, तुरंत सवाल उठता था, अच्छा क्यों नहीं हिलाना, इससे क्या होता है। तो फिर जवाब आता था कि तुमसे कहा ना वो करो, फालतू के जवाब मतलब सवाल जवाब मत करो। तो फिर ठीक है, अब समझ आ गया कि पैर हिलाने का मतलब है डांट पड़ेगी, तो पैर हिलाना बंद कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती चली गई, होती चली गई। अब वही चीज हमने सीखी, हमने अपने बच्चों के साथ करनी शुरू कर दी। बेड पे बैठ के पैर नहीं हिलाएगा, उसने तुरंत सवाल पूछा क्यों नहीं हिलाऊंगा, मैं तो हिलाऊंगा। अब हमें ये समझ में आ गया कि जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया, वैसे हमें हमारे बच्चों के साथ नहीं करना है। लेकिन करना क्या है ये पता नहीं था। तो अब उसकी खोज में निकले हैं कि भाई अब इनके सवालों का जवाब देना है, तो पहले वो जवाब खुद को तो पता हो तब तो आगे को दे पाएंगे। बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही बात कर रहे बहुत सारी चीजों पे दीदी ऐसा ही हुआ है। हाँ मैं समझ सकती हूँ, इससे तो काफी लोग कोरिलेट कर पाए होंगे अपने आप को। हैं। बढ़िया। बढ़िया भैया। बढ़िया भैया, जो भौतिकवाद का आप पिछले हफ्ते भी बोल रहे थे, जैसे मैं जो देख पा रहा हूँ, जो बच्चे स्कूल कॉलेज में थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत भ्रमित रहते हैं, और जब फिर आते हैं जॉब के लिए ये सब सिटी में, फिर थोड़ा कम हो जाते हैं। अभी जो भौतिकवाद है ये सब बहुत जल्दी जल्दी मिल जाता है, फिर एक समय के बाद वो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या करेंगे। जैसे मेरे ऑफिस में यंग जनरेशन सब ज्वाइन किए हैं अभी, तो उनके मन में भी ऐसा सवाल है। पैसों का अभाव नहीं है, सब तो मिल रहा है, सामने ही है, खाने पीने का जो भी मजा करने का सब मिल रहा है, पर उसको करने के बाद फिर क्या है, उसको तो निरंतर तो नहीं है। तो ऐसे जब डिस्कशन होता है तो जीवन विद्या की कुछ बातें जब रखते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो सब में ऐसे खोज है। तो अभी जो है भौतिकवाद जो है वो जल्दी जल्दी हो जाता है, वो अच्छी बात है, ऐसा भी मुझे लगता है।
कि जल्दी जल्दी लोगों को मिल जाएगा, फिर लोग और कुछ ढूंढेंगे कि निरंतर सुख कहाँ पे है ना भैया, बिल्कुल। अभी भी देखें, ज्यादातर लोग जो हाँ ज्ञान के लिए प्रयत्नशील हैं, मेरा जो अनुमान है उसमें जो धन से संपन्न व्यक्ति है वही प्रयत्नशील है ना। जो भी पैसे नहीं कमाया, ये हाँ सब भैया, नहीं अभी किया, तो वो तो अभी उस पर वो पैसे कमाने का, भोगने का ही दबाव है। उसमें इक्के दुक्के ही होंगे जो एक्सेप्शन होंगे, कि जो बिना उसके किए हुए ही जो है उसको मूल्यांकित कर लेंगे। जैसे जैसे आईआईटी में भी मैंने देखा, बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब जॉब नहीं की और सारा कुछ करके उन्होंने संन्यास ले लिया। मतलब शायद एक, मैं जब आईआईटी में था तो एक कोई अम, सन्यासी आए थे यहाँ से, रामकृष्ण मिशन से। वो अपने समय के आईआईटी के टॉपर थे, बीटेक एमटेक पीएचडी सब कुछ किया उन्होंने, और फिर उन्होंने संन्यास ले लिया, और संन्यास लेके वहां पर रामकृष्ण मिशन में ही वहां पर वहीं पर संन्यास लेके वहीं पर वो काम कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देख के लगता है कि इनके जो अपने पूर्व संस्कार है या जो भी है, इनको भोगने की जरूरत नहीं है, पूर्व जन्मों में ही भोग करके पहले से ही वो उन्होंने मूल्यांकित करके रखा हुआ है। तो ऐसे एक्सेप्शन होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग अभी तो दिखते हैं कि वो भोग करके ही पहले मूल्यांकित करेंगे, उसके बाद इधर की ओर आएंगे। तो मुझे भी वही लग रहा है कि ये जीवन विद्या के लिए अपने लिए अनुकूलता तो बन ही रही है, आप हम सब लोग भी जैसे स्वीकारे हैं, है ना। तो बाकी लोगों को भी आवश्यकता लगती है। वही है कि अब मतलब कब किसकी आवश्यकता ज्यादा बनी, यह सब कुछ है। जैसे इसी आधार पर तो अपने परिचय शिविर जहां भी जाएंगे देखेंगे सब जगह जो है इसकी डिमांड हो ही रही है। जैसे सोम भैया का मैं देखता हूँ, इतना डिमांड है, सारा जगह है, जहां भी जा रहे हैं लोग, मतलब और ज्यादा शिविर के लिए अपेक्षा कर ही रहे हैं। मतलब अब प्रबोधक कम हो गए हैं ऐसा लगता है, शिविर की डिमांड ज्यादा है। हाँ भैया, ये नया जनरेशन जो है उसको लॉजिकल लॉजिक ढूंढते हैं। और एक चीज है, ये जीवन विद्या में जो दोगलापन है, तो आनंद भैया भी बोलते हैं, जो सहजता और सरलता की तरफ सब जो यंग जनरेशन की नजर है, क्योंकि उनको ये जो नाटकीय परिवेश है, दोगलापन है, उनको वो सब अच्छा नहीं लगता। वो देखने को मिलता है। उनको बहुत बढ़िया सहज वाला परिवेश चाहिए। ये जो मैं बैंगलोर में हूँ भैया, वो बहुत सारे अभी नए जनरेशन जॉब करने के लिए आए, उनसे मिलता हूँ, तो उनका ऐसा है, बहुत सहज वातावरण उनको चाहिए। ठीक है, भ्रमित थोड़े थोड़े हैं, मगर वो लोग बहुत जल्दी फिर कोई सही डायरेक्शन में जाएंगे, सही दिशा में तो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा हम्म। बढ़िया। उसमें देखिए भैया, मतलब मुझे जो पहले भी लगता था, आज भी मैं बोलता हूँ कि अपने लिए एक अच्छा अवसर है स्वयं के लिए भी प्रयास करना, और समाज के लिए भी जो भागीदारी हो सकती है, यदि हम आचरण में इसका कुछ प्रमाण दे पाए, तो हम जिसको भी वस्तु बताएंगे उस वस्तु के साथ साथ वो अपने में मतलब उसका प्रमाण भी ढूंढेगा कि जो बताने वाला है उसके आचरण में भी ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है। उस जगह पर भी यदि अपन कर पाए तो हम अच्छे प्रेरक तो हो सकते हैं, है ना। प्रेरक पहले बन जाए, प्रमाणित होने का बाद में होगा जब जिज्ञासा बनेगा। लेकिन प्रेरक की जगह पर होने के लिए मुझे लगता है कि सामान्य एक जो जीवन विद्या की बात पहुंचाना, और उसके साथ जो एक सामान्य शिष्टाचार भी होता है, एक सामान्य अपेक्षा होती है कि मनुष्य में कम से कम इतनी तो क्वालिटी हो। तो बस उतनी क्वालिटी का यदि हम प्रमाण देते हैं तो अपन सभी लोग प्रेरक हो सकते हैं। तो उस प्रेरक की जगह पर आने की भी आवश्यकता है, अभी समाज को भी प्रेरक की भी बहुत आवश्यकता है। प्रमाणित व्यक्ति तो फिर उसमें से कुछ ना कुछ निकलेंगे, है ना। हेलो हाँ हाँ दीदी। भैया, अभी जैसे आपने प्रेरित प्रेरित व्यक्त करने वाले जो व्यक्ति की बात की, एक बार आप मुझे बताएं, एक हुआ जो प्रभावित करता है, मतलब किसी से हम प्रभावित हो जाते हैं, एक हुआ जिससे हम प्रेरित होते हैं, और एक है जागृत। हाँ। एक बार तीनों में एक बार अगर हम डिफरेंशिएट कर पाए तो। प्रभावित कई बार जो है ना, हम लोग जो है किसी के सिद्धि चमत्कार या इस तरीके की चीजों से हम प्रभावित हो जाते हैं, है ना। प्रेरित नहीं होते। प्रेरित होने का मतलब हम उनके जैसा बनने का प्रयास करें। हम्म। प्रभावित में हम उनके साथ बनने का प्रयास नहीं करते, हम ठीक। दीनता में ज्यादा प्रभावित होते हैं, हम्म। है ना। तो प्रेरक में कम से कम हमको
हमसे ऊपर लेवल का एक कोई आदमी दिख रहा होता है तो हम उनके इतना तो कम से कम बनना चाहते हैं, ये हमारी प्रेरणा मतलब प्रेरक के रूप में। लेकिन क्या होगा कि प्रेरक के रूप में हम बहुत जल्दी उनकी जगह पर पहुंच जाएंगे, अब हमको प्रेरणा नहीं मिल रही। वैसे अभी जितने भी मान लेते हैं, जैसे बात करें कि अभी जैसे मेरे पास जो कुछ इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि आप हमारे एक ही जगह पर आ जाएंगे बहुत जल्दी। जैसे आपको एक जीवन विद्या का में अभी परिचय शिविर करता है ना, यदि वो ठीक से कहे तो 2 4 5 महीने में जितना मेरे को समझ में आता है उसको समझ में आ सकता है। इतने ही प्रेरणा का मैं काम कर सकता हूँ, उससे ज्यादा का काम नहीं कर सकता हूँ। जागृत व्यक्ति उससे ज्यादा का कर सकता है, जब तक वो जागृत नहीं हो जाता है तब तक उसके लिए वो प्रेरणा का काम कर सकता है। तो प्रमाणित व्यक्ति कब तक काम करेगा? जब तक वो दूसरा जो है प्रमाणित ना हो जाए तब तक वो प्रेरणा का काम करता रहेगा। तो प्रेरक, प्रमाणित व्यक्ति भी प्रेरक है वो, हाँ, लेकिन बस यही बात करनी थी कि हाँ, प्रमाणित जो व्यक्ति भी जागृत प्रेरक व्यक्ति है, है, हाँ, वो भी लेकिन प्रेरक ही है। हाँ, लेकिन वो प्रेरणा जो है वो काफी लंबी स्थिति तक के लिए दे सकता है उसको। प्रेरक जो है वो लंबी स्थिति के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए उसको प्रेरणा दे सकता है, और उस प्रेरणा से फिर अब उसकी स्वयं प्रेरणा से वो आगे बढ़ सकता है। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। अभी देखेंगे तो अभी जैसे जीवन विद्या की स्थिति है कि प्रेरक बहुत सारे हैं ही। अभी देख लें, एक तरफ से देखें सभी लोग, जैसे देखिए सोम भैया हो गए, योगेश भैया हो गए, है ना, साधन भैया है, ये इधर क्या नाम है, पाठक जी हैं, सुरेंद्र पाठक जी, सुनीता पाठक जी, श्री राम भैया हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रेरक हैं ही, है ना। मुझे मुझे भी हमसे अपने से आगे लगते हैं, आप लोगों को भी लगते होंगे, तो हमको कम से कम लगता है कि भाई हम पे इतना जगह तो मैं पहुंच पाऊं, उनके ऐसे तो बन पाऊं। उससे आगे के लिए जब देखेंगे तो बाबा जी जब थे तो उससे आगे की भी प्रेरणा के लिए थे, अभी उसका थोड़ा सा अभाव हो गया है, इतना ही है। ठीक बात। ठीक है, पर फिर उसके लिए दर्शन है साथ, है ना, दर्शन है। देखिए मुझे लगता है ना कि मतलब साइंस में देखेंगे ना, एक अच्छी चीज साइंस में घटित हुई ना, कि साइंस में जो अंडरस्टैंडिंग है उसका एक कंटिन्यूएशन हो गया। जैसे मान लीजिए जो 9th 10th में जो एक्सपर्ट हो गया, उससे ऊपर वाला कोई उसको समझाने वाला है, जो 11th 12th के जो है सिलेबस उसमें एक्सपर्ट हो गया, उससे ज्यादा उसको कोई बीटेक में या बीएससी में करवाने वाला एक्सपर्ट जो वहां हो गया, उससे ज्यादा उससे के लिए। तो यहाँ पर समझ का एकदम कंटिन्यूटी है, आपकी जो समझ है उससे ज्यादा कोई समझाने वाला या समझ वाला व्यक्ति मौजूद है। यहाँ पर ज्ञान के क्षेत्र में अभी इसमें थोड़ा सा अभी दिक्कत है, लेकिन ये दर्शन आया है तो मुझे लगता है 100 200 साल में यहाँ पर भी उस तरीके के जो है ना कंटिन्यूटी बन जाएगी, कि जहां पर जैसे आप जिस जगह पर हैं तो आप किसी को समझाने की भी जगह पर हैं, और आप किसी से समझने की भी जगह पर हैं। जिससे आप समझ रहे हैं वो भी आपको समझाने की जगह पर है, और वो किसी और से समझने की जगह पर है। तो ऐसी कंटिन्यूटी बन जाएगी जैसा साइंस में बना हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। साइंस में भी आज के दिन ये स्थिति हुई है, 200 साल लगे ऐसी स्थिति में आने में। तो इस दर्शन में भी ऐसी स्थिति मुझे लगता है 200 साल में बन जाएगी। बढ़िया। निरुद्धि, इसमें अपन और अगर जोड़ेंगे ना थोड़ा, तो अभी जो आज की तारीख की जो लीडिंग साइंटिस्ट जो आज है, उनमें काफी हद तक व्यापक का डेफिनेशन, व्यापक का डिस्क्रिप्शन, एंटेंगलमेंट का डिस्क्रिप्शन, कुछ ऐसा एनर्जी फोर्स है, बायोलॉजिकल इवॉल्वमेंट है, ये जो कॉन्शियसनेस नाम की चीज है, उस पे एटलीस्ट 10 15 एक तो बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशंस, फोरम्स, और मैं लोगों के नाम भी आपको बता सकता हूँ। रूपर्ट शेल्ड्रेक है, लियाम गिलक्रिस्ट है, हेनरिच ग्रेग है, ये लोग सब, और अच्छे इनके पॉडकास्ट और फोरम्स और ये सब चलते हैं। मैं बीच बीच में कुछ शेयर करता हूँ अपने ग्रुप में। तो अगर आप लोग को किसी को भी इंटरेस्ट है ना, तो बहुत सारी जगह पे क्लैरिटी की तरफ, पूरी वास्तविकता की तरफ बहुत लोग चल रहे हैं आगे। तो इन सब का जो ज्वाइनिंग होना है, जब समझ आनी है, तो भाई सही में एक वाली जो बात बाबा जी कहते हैं वहां तक पहुंचना बहुत ही सुगम दिख रहा है आज की तारीख में, क्योंकि जरूरत भी हो रही है पृथ्वी की, नहीं तो पृथ्वी बचेगी नहीं, ये स्थिति पहुंच गई है। तो इसमें कहीं कोई ऐसा
चैलेंज की जगह पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस दिख ही रहे हैं दीदी। बढ़िया भैया, बहुत सब कुछ उपलब्ध है। मुझे लगता है उसमें ज्वाइनिंग द डॉट्स वाला काम जो है वो अपना रह जाता है। बाबा जी ने तो खैर इसको पूर्णता के साथ अनंत कोण से बता दिया। यहाँ तो कोई डॉट मतलब बचा ही नहीं है। हमें ज्वाइनिंग द डॉट्स करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत मटेरियल उपलब्ध है और कई बार शेयर करते हैं आप मॉर्निंग वाले ग्रुप में। बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया। इस भैया, आनंद भैया, हाँ भैया। वो या तो ग्रुप में भी एक बार डाल दीजिएगा ना, ऐसे जो हाँ भी मैं होंगे, मैं है देता ना। हूँ ना भैया, आपको सब भेज देता हूँ। देखिए, एक उपकार बढ़िया है कि आनंद भैया का जो एक बढ़िया स्टडी है, हर फील्ड का सारा कुछ का है, उसका अपने को भी उपकार होना चाहिए सभी लोगों को। तो डाल देंगे तो उसमें जो भी लोग होंगे उस तरीके के जो पढ़ना चाहे उनका हाँ वो हाँ अच्छा हो जाएगा। हाँ, बढ़िया भैया, मैं डाल देता हूँ। हाँ हाँ, बढ़िया। तो कल मिले फिर, आज रोक लें। हाँ भैया, कल वो बहुत बढ़िया भोजन की रविकांत भैया, संजय आपका इस सेशन को वापस रिकॉर्डिंग सुनने का भी बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही अच्छा। आप क्लैरिटी भैया, से सब चीजें क्लियर करते हैं। कुछ भी नहीं भैया, बाबा जी का मुझे लगता है सुनना चाहिए, है ना।